क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछले 2 लेक्चर में हमने देखा कि डाइजेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, एलिमेंट्री कैनाल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और एलिमेंट्री कैनाल के हमने अलग अलग हिस्सों को समझा, और हमने एक ओवरऑल व्यू लिया कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह का है। जैसे हमने देखा कि बक्कल कैविटी है, ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। फिर हमने एलिमेंट्री कैनाल के ट्रांसवर्स सेक्शन के ऊपर भी हमने बात की थी। देखा था हमने कि जो है ओवरऑल जो ट्रांसवर्स सेक्शन है एलिमेंट्री कैनाल का, वो एक समान ही रहता है विथ माइल्ड वेरिएशंस। कहीं पर विलाई प्रेजेंट है तो कहीं पर ऑब्लिक मसल्स प्रेजेंट है। तो हमने उस फंडे को, कॉन्सेप्ट को हमने समझा। ठीक है, तो फंडामेंटल तौर पर हम समझ गए हैं कि ये पूरा सिस्टम जो है वो एक प्रकार से एक कैनाल है जो सीधी नहीं है, घूमी हुई जो है मुड़ी तुड़ी सी कैनाल है। कहीं पर फैल जाती है, स्टमक बन जाता है, कहीं पर सक्रिय आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन बन जाती है, कहीं पर फिर फैल जाती है, और जो है वो बड़ी सी मोटी ट्यूब आती है, लार्ज इंटेस्टाइन बन जाती है। ठीक है ना, क्लियर? तो मैंने आपसे कहा था कि भोजन के निवाले के समान हम सफर की बात कर रहे हैं। हम निकले सफर पर, बक्कल कैविटी में क्या हुआ, ईसोफेगस में क्या हुआ, स्टमक में क्या हुआ, ये सब चीजों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो मैंने पहले भी आपसे कहा था, एक सबसे इंपॉर्टेंट एनालॉजी पर मैंने बात की थी। मैंने कहा था कि पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना, वो एक प्रकार से एक इंडस्ट्री के समान होता है, एक फैक्ट्री के समान होता है कि रॉ मटेरियल को अंदर लिया और मटेरियल में से जो एक्सट्रैक्ट था उसको निकाला, निकालने के बाद प्रोडक्ट को बनाया और बाकी रिमेनिंग वेस्टेज को बाहर कर दिया। यही जो है वो किसी भी इंडस्ट्री में होता है, यही हमारी बॉडी के अंदर होता है। कि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो है वो आज का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा आज आपको उठ के। आपको लेवलिंग करने हैं बेटा। के और देखो, मैंने पहले भी कहा है, कई बच्चे बोलते हैं सर वर्कबुक कहां पर है, वर्कबुक आप बार बार बोलते हो। देखो बेटा, वर्कबुक जो है वो बायोमेंटर्स ऑनलाइन के डाउनलोड सेक्शन में डला हुआ है। 11th और 12th दोनों एनसीईआरटी को के सारे डायग्राम, सारे टेबल्स को लेकर एक साथ कंपाइल कर दिया गया है, और सबको जो है वो अनमार्क, उनमें कोई भी लेवलिंग नहीं किया गया है, और वो लेवलिंग आपको करना है, इसलिए उसका नाम है वर्कबुक। ठीक है ना, काम करना है आपको, आपने समझ गए। ठीक है, चलिए। तो अभी यहां पर आप जिनके पास वर्कबुक नहीं है वो ध्यान रखेंगे बेटा, तो लेवलिंग कर लीजिए। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्या जैसे मैंने नंबर लिखे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 के। ठीक है, तो आपको जो है 15 एंड 16, तो ये पूरे 16 हिस्से आपको जो है ध्यान से देखते हुए आपको लेवल करने हैं बेटा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपके लिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, हालांकि इतना सारा लेवलिंग करने को एग्जाम में नहीं पूछता है, पर हमको मालूम होना चाहिए। कोई भी एक हिस्सा जो है मार्क होकर आता है कि बताइए ये क्या है, इसका क्या रोल है, तो वो पता हमको होना चाहिए। जब स्ट्रक्चर को पहचानोगे तब तो उसका रोल बताओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लेवलिंग कीजिए ए बी सी डी। ठीक है, ए लेयर कौन सा है, बी लेयर कौन सा है, सी लेयर कौन सा है, डी लेयर कौन सा है, आप लेवल कीजिए, वो बताइए बेटा। के ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पहचानिए ये कौन सा भाग है। ठीक है, एंड दिए गए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बताइए कि जो हमने एरो लगाया है इस भाग का नाम क्या है। ठीक है, आप देख रहे हैं, आपको डायग्राम में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन दिखाई पड़ रही है। आप देख रहे हो जो स्ट्रक्चर मैंने मार्क किया है उसे हम क्या कहते हैं, ये मैंने बताया है पिछली क्लास में। और कोई भी चीज में जो आपसे ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिस्कस कर रहा हूं, प्लीज भूलने का नहीं, भूलना नहीं बेटा, क्या प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में। ठीक है, चलिए फिर आपको लेवल करना है क्वेश्चन नंबर 4 आज का। ठीक है, फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है और 4 क्या है। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 लेवलिंग कीजिए। ठीक है,
ए सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा शोइंग बिलाइट के, तो आप बताइए कि कहां बिलाई दिखाई पड़ रहा है, कहां लैक्टेल दिखाई पड़ रहा है आपको के, ठीक। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या पार्ट है इसके बारे में आपको बताना है, लेवल करना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा, समझ गए ना, ठीक। चलिए, पिछली क्लास में हमने बात की थी एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर। हमने कहा था कि एक ट्यूब है, ट्यूब में हम भोजन को जो है अंदर लेते हैं, लेने के बाद उस फूड को हम जो है वो पॉलीमर से मोनोमर में कन्वर्ट करते हैं और वही प्रक्रिया है पाचन, और उसमें से हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, काम का मटेरियल निकालते हैं, वेस्टेज को हम आगे बाहर कर देते हैं, ठीक है ना। तो मतलब एक एंट्री पॉइंट है माउथ और एग्जिट पॉइंट है एनस के, सारा खेल जो है वो इसके बीच में ही चल रहा है, यानी जो कुछ भी होना है वो इसी के बीच। और क्या होना क्या है, होना यह है कि वॉट एवर फूड यू आर टेकिंग, जो भी भोजन आप ले रहे हैं उस फूड को जो है वो उसमें जो पॉलीमर्स है उनको हमें डाइजेस्ट करना है ताकि मोनोमर में कन्वर्ट हो जाए, फिर उसको एब्जॉर्ब करना है और वो ब्लड में जाएगा, ब्लड से सेल्स लेंगी और सेल्स उसके अकॉर्डिंग अपनी एनर्जी को रिलेंगी उससे, या बॉडी बिल्डिंग मटेरियल प्रोटीन को अमाइनो एसिड के फॉर्म में लेंगी और उन अमाइनो एसिड से फिर से सेल के अंदर प्रोटीन बनेगा, जो सेल की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है ना। याद रखिए रेस्पिरेशन इज ए सेपरेट प्रोसेस, पाचन और श्वसन सेम चीज नहीं है। पाचन का मतलब है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ना, ठीक है ना, क्लियर। तो कहने का मतलब यह कि जो भी आप खाते हैं, जो भी फूड आप लेते हैं, उस फूड से आपको एनर्जी चाहिए होती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, आपको बॉडी बिल्डिंग मटेरियल चाहिए होता है, अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं, प्रोटीन से मिलता है, आपको जो है वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल चाहिए होते हैं जो फैट से मिलते हैं, आपको मिनरल चाहिए होते हैं, आपको विटामिन चाहिए होते हैं, ठीक है। वो सारी रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता है वो, ठीक है। कहां से पूरी होती है, फूड से। आपको बता दूं मैं कि अक्सर जो लोग डाइटिंग करते हैं, जो लोग अक्सर जो है वो डाइटिंग करते हैं, ठीक है, जो डाइट पर होते हैं, जो लोग डाइट पर होते हैं उन लोगों को डॉक्टर अक्सर जो है वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेने को बोलते हैं। वो कहते हैं ये वाला मेडिसिन ले लो, वो वाला मेडिसिन ले लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि जब आप डाइट पर होते हैं तो आपका फूड इंटेक कम है, फूड इंटेक कम है तो उस फूड के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जो विटामिन हैं, वो तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में है ना। अब आप कम खा रहे हो तो उसमें से जो न्यूट्रिएंट निकलेंगे वो और कम मिलेंगे, बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, इसलिए मल्टी मिनरल और मल्टी विटामिन टैबलेट देने पड़ती हैं, ठीक है। अब मैंने कल कहा था, पिछली क्लास में मैंने कहा था कि भैया B12 का कोई भी जो है वो, जो हम नॉर्मल वेज सोर्स देखते हैं, कोई भी वेज सोर्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए सारे के सारे एनिमल सोर्स जो है, नॉन वेजिटेरियन सोर्स ही B12 के होते हैं। अब आप में से कई लोगों ने जो है वो ज्ञान लगाया इसमें, बोला सर दही तो है, तो भैया दही पेड़ पे नहीं लगता, दही किससे मिलता है, दूध से बनता है के, और दूध कहां से आता है, एनिमल से आता है। अगेन इट इज एन एनिमल ओरिजिन, ठीक है, ये भी एनिमल ओरिजिन का है। अभी हाल ही में साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि स्पाइरुलिना एल्गी, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है स्पाइरुलिना, उसमें विटामिन B12 मिलता है, जो सब ऑप्टिमल तो है, लेकिन यदि हम उसे कंसंट्रेट करें तो वेज सोर्स जो है वो विटामिन B12 का वो हो सकता है, ऐसा रिसर्च चल रहा है। लेकिन आपने कर्ड को वेज मान लिया, क्योंकि आप कर्ड को, दही को आप नॉनवेज नहीं समझते हैं, जबकि वो एनिमल ओरिजिन का, दही नॉनवेज नहीं, मीट नहीं है वो, लेकिन वो एनिमल ओरिजिन का बेटा। प्लांट ओरिजिन की चीजों में विटामिन B12 ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, ठीक है ना। चलिए, तो चीजों को गलत तरीके से मत लिया कीजिए, चीजों को सही तरीके से समझने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है। चलिए, अब हम बक्कल कैविटी देखो। अब पिछली क्लास में क्या था बेटा, हम बात करते बक्कल कैविटी के ऊपर। तो मैंने कहा था कि जो है बक्कल कैविटी जो है ये वो यानी इसकी ओपनिंग होती है माउथ इसकी ओपनिंग होती है। फिर मैंने कहा था कि इसमें जो है वो आपका एंटीरियर भाग बक्कल कैविटी का जो है वहां पर क्या होगा, मैकेनिकल जो है वो डाइजेशन होगा, केमिकल जो है सलाइवा मिलेगा उसमें, और फेरिंग्स वाला हिस्से से क्या करेंगे, फूड को अंदर लेने की कोशिश करेंगे, सोलो करने की कोशिश करेंगे, फूड को अंदर लेना, डिग्लूटिनेशन, ठीक है। डिग्लूटिनेशन मतलब फूड को निगलने को हम क्या बोलते हैं, डिग्लूटिनेशन बोलते हैं इसको हम, ठीक है, क्लियर। तो देखो क्या देख रहे हो आप, यहां पे आपको दिखाई पड़ा, अब देखो कुछ हिस्से हैं, मैंने आपसे कहा ना कि ये बॉडी ऑफ टंग है, लिंगुअल फ्रेनुला में। अब एक एक आज हम बात करेंगे, आज हम बक्कल कैविटी को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं बेटा। को कारण ये कि ह्यूमन फिजियोलॉजी को यदि मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, मैं एनसीईआरटी की कोई लाइन नहीं छोड़ूंगा, याद रखिए, मैं एनसीईआरटी की कोई लाइन नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं एनसीईआरटी का जूस निकालने की पूरी कोशिश करूंगा, और उस जूस में मैं कुछ गार्निशिंग भी करूंगा ताकि समझ में आए,
फंडा क्लियर है, बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी क्या लिखा है एकदम क्लियर रहना चाहिए हमको बेटा, ठीक है ना, क्लियर। तो बक्कल कैविटी में हमने देखा कि जो है हमें जो है वो एक कैविटी दिखाई पड़ रही है जिसमें टंग है, जिसमें जो है वो टीथ है, जिसमें जो है वो उसका पिछला हिस्सा क्या है, वो ओरोफेरिंक्स है, पिछला हिस्सा क्या, ओरोफेरिंक्स के यूवुला दिखाई पड़ रहा है, एक लटका हुआ सा भाग, डॉक्टर बोलता है जीभ बाहर निकालिए, आ कीजिए, तो पीछे एक लटका हुआ भाग दिखाई पड़ता है ना, वो यूवुला होता है। वो क्या चीज है उस पर भी बात करेंगे हम, ठीक है। चले, तो आज का हमारा जो सबसे पहले शुरुआत जिसे हाथ से कर रहे हैं वो है बक्कोफेरेंजियल कैविटी के। तो इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल का जो है वो पहला भाग, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल का पहला भाग होता है, ठीक है। ओपन टू एक्सट्रैक्ट थ्रू द ट्रांसवर्स स्लिट। अब आपका माउथ क्या है, ट्रांसवर्स स्लिट, स्लिट मतलब एक ओपनिंग है, ठीक है। तो ओपन टू एक्सट्रैक्ट, बाहर की ओर ये कैविटी खुलती है माउथ से। माउथ की बाउंडिंग किससे बाउंड होता है, ऊपर और नीचे लिप्स होते हैं, बाउंडेड बाय लिप्स। हम तो एक चीज समझ रहे हैं, हमें मालूम है कि भाई हाँ मुंह होता है, जो है वो होठ होते हैं, तो पता है, लेकिन टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, हमने कहा कि बक्कल कैविटी जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है जो बाहर की ओर खुलता है, एक ट्रांसवर्स स्लिट से खुलता है, इसे माउथ कहते हैं, जो लिप से बाउंडेड होता है, के माउथ ओपन्स इंटरनली टू ए नैरो स्पेस कॉल्ड वेस्टिब्यूल, लिप एंड चीक एक्सटर्नल के। तो जो आपके गाल, ठीक है, आपका जो मैंने कहा गाल है और आपका जो लिप्स है, इसके बीच में आप देख रहे हैं आपका पूरा बक्कल कैविटी है। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे दांत और गम्स हैं, गम्स और लिप के बीच में एक जगह है, हमारे गाल और जो अंदर जो जबड़ा बना हुआ है, जॉ है, उसके बीच में एक जगह प्रेजेंट है। वो क्या जगह बेटा, वो जगह होती है बेसिकली क्या है, वो है वेस्टिब्यूल। वो क्या है, वेस्टिब्यूल के, ठीक। टीथ एंड गम्स इंटरनेट के, देखो बाहर तरफ क्या है, बाहर तरफ जो है वो हमारे लिप्स हैं और गाल हैं, के अंदर क्या है, अंदर जो है वो टीथ और गम्स हैं, के। तो ये जगह क्या है, वेस्टिब्यूल। अब देखो वेस्टिब्यूल क्या चीज है बेटा, समझ के, वेस्टिब्यूल क्या चीज है, वेस्टिब्यूल एक्चुअली में क्या है बेटा, ये वो पोटेंशियल स्पेस, ये वो जगह है जो जगह जो है हमारे लिप और दांत के बीच में है, हमारे गाल और दांत या जबड़े के बीच में है, ठीक है ना, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, उसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। और अंदर वाली जगह, ये अंदर वाली जगह क्या है, ये होती है बेटा ओरल कैविटी होती है, इसे हम बक्कल कैविटी कहते हैं, ठीक है ना। तो वेस्टिब्यूल वर्ड देखो बेटा, एक एक टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, यहां पर टर्मिनोलॉजी पर फोकस करना बेटा, टर्मिनोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर टर्मिनोलॉजी जो है वो इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हम सब पढ़ लेते हैं पर टर्मिनोलॉजी भूल जाते हैं इसके, हम के, तो पता होना चाहिए वेस्टिब्यूल क्या चीज है बेटा, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो हमने क्या कहा, हमने देखा यहां पर कि जो है ओरल कैविटी की हम एनाटॉमी को समझ रहे हैं बेटा। ये देखो, ये लिप्स दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ये टीथ दिखाई पड़ रहे हैं, आप देखो देयर इज अ स्पेस, एक गैप दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ पे ये गैप है, ये क्या है, ये जगह है, क्या है, ये जगह है वेस्टिब्यूल। ये जगह क्या होती है, होती है वेस्टिब्यूल होती है, के। फिर आप देख रहे हो ये गाल दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक है, और ये आपको जॉ दिखाई पड़ रहा है, इसके बीच में जगह जो है वो क्या बेटा, वो है आपका वेस्टिब्यूल कहलाता है वो, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। फिर चल, अभी हमने एक चीज पे फोकस किया, हमने देखा कि और जो ये पूरा कैविटी, ये पूरा अंदर का जो कैविटी, इसके अलावा देखो ये तो वेस्टिब्यूल हो गया बाहर, और जो अंदर का पूरा कैविटी वो है ओरल कैविटी है, वो उसे हम ओरल कैविटी कहते हैं, ठीक है, ठीक। अब ओरल कैविटी में क्या क्या है, अब ओरल कैविटी में देखो बेटा, ठीक है, ओरल कैविटी में ऊपर तरफ क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, ये दिखाई पड़ रहा है आपको पैलेट, ठीक है, तालू बोलते हैं इसको हम हिंदी में, तालू बोलते हैं, पैलेट दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, हार्ड प्लेट और पीछे तरफ वाला सॉफ्ट प्लेट, आगे वाला क्या है, हार्ड प्लेट। यदि आप जो है वो अपनी फिंगर से जो है साफ फिंगर, ठीक है, ऐसे मुंह में हाथ नहीं डालते हैं, ठीक है, तो हालांकि आप मुंह में पेन डाल के बैठे हैं, मुझे मालूम है, ठीक है, तो अभी इतनी सी बात है, ठीक है, हैबिट होती है पढ़ते पढ़ते मुंह में पेन रखने की कई लोगों की, तो पेन बाहर निकालो मुंह से, तो आप यदि टच करके देखेंगे तो आपको वो कुछ रिजेस दिखाई पड़ेंगे, कुछ आपको उभार दिखाई पड़ेंगे ऊपर के सरफेस पे, वो क्या है, वो है वास्तव में जो है वो रिजेस दिखाई पड़ते हैं हमको, वो हार्ड प्लेट वाला हिस्सा है। और यूवुला इज द पार्ट ऑफ द सॉफ्ट प्लेट, यूवुला जो होता है, जो लटका हुआ दिखाई पड़ता है हमको, वो है सॉफ्ट प्लेट का भाग होता है उठ के। तो क्या कहा हमने, देखो ये सॉफ्ट प्लेट, हार्ड प्लेट, ठीक है, ये दिखाई पड़ा है। नीचे देख रहे हो क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, ओरल कैविटी में जो फ्लोर है, फ्लोर किससे बना है, टंग से बना है, फ्लोर टंग से बना है, और रूफ किससे बनी हुई है, वो पैलेट से बना हुआ है, ठीक है, क्लियर। देखिए ओरल कैविटी एक लार्ज स्पेस होता है, ऊपर की तरफ इसमें होता है पैलेट, उसके दो हिस्से होते हैं, अगला वाला हिस्सा होता है हार्ड पैलेट और पीछे वाला होता है सॉफ्ट पैलेट। नीचे क्या होता है, नीचे तरफ यदि आप जाएंगे, नीचे तरफ क्या होगा, वो आपका होगा कि थ्रॉट, गले वाला हिस्सा होगा जिसमें कि टंग लगी होगी, टंग
जिसे हम थ्रॉट गला बोलते हैं, ये नीचे वाला हिस्सा आ गया ना बेटा, ये फ्लोर वाला हिस्सा गेट के, और साइड में क्या होंगे, जॉ होंगे, जबड़े होंगे साइड में ओरल कैविटी में, जिनमें टीथ लगे होते हैं, ठीक है। तो ओरल कैविटी, अब देखो आप बोलोगे सर ये पूछेंगे क्या, ये बहुत मामूली इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम चूंकि इसको पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो एग्जाम में यदि पूछेगा तो गलती कर बैठेंगे हम, इसलिए दिमाग में रखो कि आपका ओरल कैविटी, द रूफ ऑफ ओरल कैविटी इज पैलेट, ठीक है, क्लियर। द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी इज थ्रॉट या टंग, ठीक है। द साइड्स ऑफ ओरल कैविटी इज जॉ, ठीक है। बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी की लाइनिंग जो होती है, जो एपिथेलियम होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होती है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, वहां से क्वेश्चन उठ के आया है, ठीक है ना, एपिथेलियल टिश्यू वाला क्वेश्चन है। तो बक्कल कैविटी की जो एपिथेलियम है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना बेटा, ठीक है, क्लियर। अब देखो आपने क्या देखा, आपने देखा एंटीरियर एंड लेटरल बाउंड्री ऑफ ओरल कैविटी, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, ऐसे ही पूछते हैं, जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना आपसे डॉक्टर ऐसे ही पूछेगा, ठीक है ना, प्रोफेसर आपसे ऐसे ही पूछेगा, ठीक है। सबको बराबर समझ में आ रहा है ना, एकदम। देखो बेटा ये मानकर पढ़ो इसको कि आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, ठीक है, यही मानकर पढ़ो उसको कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद आपको जो नॉलेज मिलेगा ना वो इनसाइड होगा ना, आपको बहुत सारी बातें समझ में आने लगेंगी आपको। चलिए तो अब एक काम करते हैं इसमें, मैंने क्या कहा कि जो बाउंड्री दिखाई पड़ रही है हमें यहाँ पे के, तो एंटीरियर एंड लेटरल बाउंड्री ऑफ ओरल कैविटी, देखो देख रहे हैं आप, एंटीरियर एंड लेटरल बाउंड्री, आपको आगे वाली सीमा की बात करके आगे वाली और साइड वाली हिस्से की बात कर रहा है, तो हमने क्या देखा, आगे लिप्स हैं, साइड में चिक्स दिखाई पड़ रहा है हमें के, बॉडी ऑफ टंग दिखाई पड़ रहा है हमको के, जो बेस में है वो बॉडी ऑफ टंग है बेटा, ठीक है ना, ठीक। और साइड में क्या है आपके, चिक है इसमें, गम्स है इसमें, और ऊपर आगे तब क्या है इसमें, लिप्स दिखाई पड़ रहे हैं, गम्स दिखाई पड़ रहे हैं। फिर सुपीरियर बाउंड्री, ऊपर वाली हिस्से की बात कर रहे हैं हम, वो क्या है, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, ठीक है ना। पोस्टीरियर बाउंड्री की बात करें, पिछले हिस्से की बात कर रहे हैं, वहां पे हमें सॉफ्ट प्लेट का लटका हुआ हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, यूवुला दिखाई पड़ रहा है, टॉन्सिल्स दिखाई पड़ रहे हैं। अब टॉन्सिल के ऊपर ही बात करेंगे हम टॉन्सिल्स को भी समझेंगे, टॉन्सिलाइटिस की भी बात करेंगे, और उससे निपटने के क्या उपाय हैं उसकी भी बात करेंगे हम, ठीक है। रूफ ऑफ टंग, ठीक है, टंग का रूट ऑफ टंग, टंग का निचला हिस्सा रूट दिखाई पड़ रहा है आपको, लिंगुअल टॉन्सिल जो टंग से कनेक्टेड होते हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं, पिछले हिस्से में होते हैं के, पैलेटाइल टॉन्सिल दिखाई पड़ रहे हैं जो पैलेट में जुड़े होते हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं हमको के, ठीक। इंफीरियर बाउंड्री ओरल कैविटी की, इंफीरियर बाउंड्री एंड एकदम निचली बाउंड्री जो उसकी क्या होती है, वहां पे हमको जो है वो मस्कुलर हिस्से दिखाई पड़ते हैं के, वो मस्कुलर हिस्से क्या कहलाते हैं, उन्हें हम जो है वो जीनोहाइड और माइलोहाइड मसल्स वहां पर होती है, जो कि हायर्ड बोन से जुड़ी होती है। अब ये हायर्ड बोन क्या होती है, इस पर भी हम आगे बात करेंगे बेटा, ठीक है। चल, तो अभी बक्कोफेरेंजियल कैविटी के अंदर भी कई हिस्से हैं। पैलेट, सबसे पहले बात करते हैं पैलेट, ठीक है। तो पैलेट का जो तालू बोलते हैं, अगला भाग क्या होता है बेटा, हार्ड पैलेट होता है, आर्च होता है, आर्च मतलब उसमें उभार निकले होते हैं, ठीक है। और ये उभार क्यों होते हैं, जब भोजन को आप चबाओगे ना तो फूड कहीं स्लिप ना कर जाए, तो आपकी जीभ के ऊपर भी सरफेस रफ होती है, ऊपर का जो पैलेट है उसमें भी क्या था, रिजेस निकले होते हैं, ताकि आप फूड को चबाओ तो वो फूड अपनी एक जगह पर रहे उठ के। तो ये एंड पैलेट, जो पैलेट होता है उसका अगला भाग होता है वो हार्ड पैलेट होता है, आर्च होता है, उसे हार्ड पैलेट कहते हैं। सपोर्टेड बाय बोन, बोन इसे सपोर्ट करती है, इसमें ट्रांसवर्स रिज देखने मिलती है, उन्हें हम रूगी बोलते हैं। अब ये रूगी वर्ड हमने स्टमक के लिए भी यूज किया था, रूगी वर्ड, वहां पे गैस्ट्रिक रूगी बोलेंगे उसको, यहां पर हम पैलेटेलर रूगी बोलेंगे, यहां पे हम पैलेटेलर रूगी बोलेंगे, वहां पे गैस्ट्रिक रूगी बोलेंगे उसको हम, ठीक है। रूगी हेल्प्स इन कीपिंग फूड इन प्लेस ऑफ मैस्टिकेशन के, रूगी जो होता है भोजन को चबाने के दौरान फूड को अपनी जगह में रखने में हेल्प करता है, ठीक है ना, क्लियर। उभार होता है एक तरह का ये इस प्रकार का, ठीक है, ठीक। देखिए ये हो गया है, ये अगला हिस्सा दिखाई पड़ा आपको, इस हिस्से को बोला हमने दिस इज दी हार्ड प्लेट, ये हार्ड प्लेट का हिस्सा है। पिछला हिस्सा क्या होता है इसका, सॉफ्ट प्लेट। सॉफ्ट प्लेट के लिए बेटा हम वेलम वर्ड भी यूज करते हैं, सॉफ्ट पैलेट के लिए हम वेलम वर्ड भी यूज करते हैं, इसको हम वेलम भी कहते हैं सॉफ्ट प्लेट को हम, ठीक है ना। तो हार्ड प्लेट दिखाई पड़ा, और ऊपर देखो सपोर्टेड बाय बोन लिखा, देखिए आपको बोन दिखाई पड़ रही है, और ये हिस्सा जो है वो थोड़ा सा कैसा होता है बेटा, ये जो हिस्सा होता है वो उसमें से ट्रांसवर्स रिज हमको देखने मिलते हैं, जो मैस्टिकेशन के समय फूड को एक जगह रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है, ठीक। और पिछला हिस्सा पैलेट का क्या होता है, पिछला हिस्सा इसका होता है स्मूथ और फ्लैशी होता है,
ठीक है, उसमें उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, और ये निगलने को आसान बनाता है के, जब आप फूड को निगलते हैं तब ये उसे आसान बनाता है के। और इसका सबसे जो सॉफ्ट पैलेट है उसका सबसे पिछला हिस्सा जो होता है वो एक प्रकार से कॉनिकल स्ट्रक्चर के रूप में ऐसा हैंग होता है, उठ के ऐसा पीछे तरफ हैंग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूबुला बोलते हैं। एक स्मॉल कॉनिकल फ्लैप के रूप में होता है, हैंग डाउन होता है, लटका होता है, उसे हम यूबुला बोलते हैं। तो यूबुला इज ए पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट। यूबुला जो होता है वो, अरे मुंह खोलेंगे हम, देखते हैं पीछे हम, जो सॉफ्ट पैलेट में पीछे लटका हुआ हिस्सा दिखाई पड़ता है उसे हम बीचों बीच, जो आपके निगलने वाले हिस्से को दो हिस्सों में, आपको पता है ये यूबुला जो है जब आप फूड निगलते हो ऊपर जाता है, ऊपर जाकर जो है वो ऊपर की जो ओपनिंग है, नेजोफेरिंक्स वाला ओपनिंग है, वहां उस हिस्से को जो है वो एक प्रकार से पार्शियली क्लोज करने की वो कोशिश करता है उठ के। तो क्या होता है, यूबुला एक मूवेबल पार्ट होता है बेटा, यूबुला जो होता है वो एक मूवेबल पार्ट होता है, ठीक है। तो पैलेट का जो पिछला हिस्सा है, तालू का पिछला हिस्सा, उसे हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, स्मूथ होता है, फ्लैशी होता है, और ये निगलने को जो है वो आसान बनाता है। और इसका जो पिछला हिस्सा जो लटका हुआ होता है, बीचों बीच जो उभरा हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम जो है वो यूबुला बोलते हैं, ठीक है। क्लियर, देखिए ध्यान से, ये बेटा देखो, ठीक है, इमेज को ध्यान से देखो आप, ये है सॉफ्ट पैलेट या वेलम, ठीक है, और इसका जो भाग लटका हुआ है बीचों बीच, ये क्या है, ये है यूबुला, ये हिस्सा क्या कहता है, इसे हम यूबुला कहते हैं, ठीक है। एक दूसरे हम एंगल से भी देखते हैं इसको हम, देखिए आप ना, ये इंपॉर्टेंट इमेज याद रखिएगा बेटा, ठीक है ना। हार्ड पैलेट, आप देखिए ट्रांसवर्स रिजेस बने हुए हैं, पीछे दिखाई पड़ रहा है सॉफ्ट पैलेट, और सॉफ्ट पैलेट का जो हिस्सा बीचों बीच लटका हुआ उसे हम यूबुला बोल रहे हैं बेटा। तो यूबुला इज ए पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट, ठीक है ना, क्लियर, ठीक, देखिए है ना, ये हम एक्चुअल इमेज देख रहे हैं, दिस इज दी यूबुला, ठीक है बेटा, है ना, ठीक। कई बार इसमें ना कभी कभी मुंह में छाले आते हैं, माउथ अल्सर हो जाते हैं ना, और यदि यूबुला में माउथ अल्सर हो जाए, कभी ना कभी जरूर हुआ होगा, यूबुला में यदि माउथ अल्सर हो जाए ना तो बड़ा पेनफुल होता है, निगलने में, इवन पानी पीने में तकलीफ होने लगती है व्यक्ति को, ठीक है। आपको बता दूं मैं, यदि आपको बार बार माउथ अल्सर हो रहा है, यदि आपको बार बार माउथ अल्सर हो रहा है, तो दो तीन चीजों का ध्यान रखिए। नंबर एक, आप फॉलिक एसिड डिफिशियंसी बॉडी में हो सकता है, तो एक टैबलेट आता है मार्केट में मिलता है, उसका नाम है फोलवाइट 5 mg, छोटा सा पीला टैबलेट होता है, ठीक है। वंस इन ए डे, कोई भी दवा लेने के पहले अपने निकटतम डॉक्टर से सलाह जरूर लें आपके, हर दवा हर व्यक्ति को सूट नहीं होती है। मैं एक जनरल एडवाइस आपको दे रहा हूं, ये इसको मेडिकल एडवाइस ना समझा जाए, ये जो एडवाइस है वो केवल आपकी अवेयरनेस के लिए है, कि कई बार क्या होता है हम छोटी छोटी समस्याओं से परेशान होते रहते हैं और उसका बड़ा मामूली इलाज होता है। तो फोलवाइट 5 mg वंस इन ए डे, आपको जो है वो गोली कम से कम जो है वो 1 महीना लेना, 1 मंथ आपको, ठीक है, तो फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोली बैप्लेक्स फोर्ट जरूर लीजिएगा, ठीक है, ये भी वंस ओडी है, वंस इन ए डे टैबलेट है, इसको भी आपको 1 महीना लेना है, ठीक है, ठीक। तो ये जो माउथ अल्सर की समस्या में कई जगह, और कई लोगों का क्या होता है, गैस्ट्रिक अपसेट यदि होता है तो आपको क्या करना है, आपको जो एक बड़ी सिंपल सी टैबलेट मार्केट में अवेलेबल होती है, वो है स्पोर लेक DS, ठीक है, एक टैबलेट सुबह और एक शाम, ठीक है, खाना खाने के बाद आपको लेना है कम से कम 10 दिन के। ये कुछ नहीं है, ये लैक्टिक एसिड बैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं उसी का एक म्यूटेंट फॉर्म है बैक्टीरिया का, जो इसके अंदर होता है, और ये एक प्रकार की प्रोबायोटिक टैबलेट है जो आपके स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक फ्लोरा की हेल्प को ठीक करता है, आपके स्टमक के अंदर जो आपके बैक्टीरियल कॉलोनी है उसको इंप्रूव करता है, उससे पेट की समस्याएं कम हो जाती हैं और मुंह के छाले भी कम होते हैं। कई बार मुंह के छालों का संबंध पेट की समस्याओं से भी होता है बेटा। तो स्पोरलेक, फॉलवाइट और बैप्लेक्स फोर्टे, मैं ट्रीटमेंट नहीं कर रहा हूं, पढ़ा ही रहा हूं, बता रहा हूं आपको बेटा अवेयरनेस के लिए, तो ये ट्रीटमेंट का हिस्सा हो सकती है, लेकिन कोई भी दवा लेने के पहले अपने निकटतम डॉक्टर संपर्क जरूर करें आप, ठीक है ना, डिस्क्लेमर देना जरूरी भैया मेडिकल फील्ड में, ठीक। तो चलिए हम समझ गए बात को, कि हमने देखा कि किस प्रकार फूड निगलते हो, तो यूबुला के अंदर मूवेबल आपको मूवमेंट दिखाई पड़ता है बेटा, देख रहे हैं आपके, तो आप एनिमेशन में आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि यूबुला जो होता है वो किस प्रकार से जो है वो मूव करता है ड्यूरिंग swallow करते समय, ठीक है ना बेटा, क्लियर, ठीक। चलिए, है ना। अब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूबुला के, इट कट ऑफ द अपर नजल पार्ट ऑफ द फेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स को ये ओरोफेरिंक्स से अलग करता है, यानी ये बाउंड्री लाइन एक प्रकार के, यानी इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है वो नेजोफेरिंक्स है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या है, वो ओरोफेरिंक्स है। फेरिंक्स एक कॉमन पार्ट, मैंने कहा फेरिंक्स चौराहे के समान है। फेरिंक्स क्या है, मैंने आपको बताया था बेटा, फेरिंक्स क्या है, फेरिंक्स एक तरह का चौराहा है, राउंड अबाउट है,
ठीक है, कि भाई रास्ता है कि ये मैंने कहा कि यहां से जाना है आपको, इधर निकल जाइए या इधर निकल जाइए, ठीक है, कहां जाना है आपको, डिपेंड करता है। जैसे एक रास्ता था ना भाई, ट्रैफिक पुलिस से यहाँ पे लगा, तो ये यहां पर क्या है, यहां पर जो है वो कायदा राउंड अबाउट बना हुआ है कि भोजन निकल रहे हो तो नेजो और फेरिंग्स वाला हिस्सा भाई रुक जाओ, इसको फूड को बंद करो जरा, क्या ट्रेकिया का हिस्सा बंद करो, एपिग्लोटिस कहां हो तुम, बंद करो उसको, अभी जाने दो उसको ईसोफेगस में, जा भाई ईसोफेगस में। खाना खाते हैं बात क्यों करता है, कंफ्यूजन होता है हमको कि तू बात करना चाहता है तो हवा निकलना पड़ती है बाहर, जब आप बात करते हो ना तो आपका एयर बाहर आता है, लंग्स की बड़ी जब कभी लंग्स में इंफेक्शन होता है तो आप बात नहीं कर सकते, आप बोलने में बहुत तकलीफ जाती है। तो भैया सिर्फ सी बात है कि तुम खाना खाते में बात कर रहे हो, मतलब तुम चाह क्या रहे हो, हवा अंदर से बाहर निकालें या भोजन को अंदर डालें, बताओ, कंफ्यूजन है। और थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, खाना अंदर गया तो लगा ठसका, क्यों, बाहर रिफ्लेक्स एक्शन है, अरे अंदर कहां डाल दिया लंग्स में भाई, बाहर निकालो, झटके से बाहर निकाला उसको, है ना, ये बॉडी को जरूरी है, उसको देखना पड़ता सब चीजों को। तो फेरिंग्स जो है वो चौराहे के समान है। अब वहां पर क्या है, वहां पर भी एक बाउंड्री है, सॉफ्ट प्लेट का ऐसा, यूवलर ने बोला कि भैया देखो ऐसा हमारे ऊपर का भाग नैरोफेरिंग्स है, नीचे वाला ओरोफेरिंग्स के, तो ये जो है निगलते समय क्या करता है, दो हिस्से ये बिल्कुल अलग अलग सेपरेट करता है, ये कि ऊपर वाला हिस्सा नेजोफेरिंग्स से उस तरफ मूव करता है, नीचे वाला हिस्सा जो है ओरोफेरिंग्स से, तो फूड को एक डायरेक्शन मिलती है कि कहां हमें मूव करना है, कहां जाना है, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं कि दुनिया के सबसे खतरनाक ऑर्गन की बात करते हैं कि इट इज दी मोस्ट, मैं कहता हूं आपसे कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक के मोस्ट डेंजरस ऑर्गन है, एंड इट इज द मोस्ट डेंजरस वेपन ऑल्सो। क्या, आपकी जीभ। भैया जीभ का काम जो था वो खाना खाते समय स्वाद लेने का था, भोजन चबाते समय मदद करने का था, लेकिन इंसानों ने बोली को डेवलप कर लिया है और बोल बोल के हमने दुनिया को जो है वो गोल मोल कर दिया हमने के। तो भैया ऐसा है कि आपका बोलना, क्या आप बोलते हैं, ये बहुत गहरा असर डालता है। जीवन में सबसे बड़ी बात यह है आपके बोल, कि जब आप जो बोलते हैं ना वो आपके विचारों को रिफ्लेक्ट करता है, जो आप बोलते हैं वो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। महंगे कपड़े पहनने से, महंगी कार में चलने से, बहुत बड़े बड़े लग्जरी आइटम रखने से, बहुत बड़ा आलीशान घर होने से आप महान कभी नहीं बनेंगे। महान वो एक साधु भी हो सकता है, एक जो है वो घूमता हुआ बंजारा जिसके पास कुछ नहीं है, एक मामूली किसान जो छोटे से खेत में अपना काम करता है, वो भी महान हो सकता है उसकी बोली से। समाज जो है वो आपसे जुड़ता है सिर्फ बोली के, क्या 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 बोल हैं आपके। अभी किसी ने मुझे एक कमेंट किया, उसमें कहा किसी ने कि सर ऐसा सुनने में आया है कि मुझे नहीं मालूम कहां से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है इसका, कि किसी ने कहा कि भाई यदि आप जब तक पीएचडी नहीं करोगे तो यू आर नॉट एलिजिबल टू टीच बायोलॉजी। ठीक है सर, आपने तो पीएचडी किया नहीं, बच्चे ने क्वेश्चन क्या, उत्सुकता बस, ठीक है। अब एक बात बताइए कि पीएचडी का पीएचडी तो कई चीजों में होती है, अलग अलग सब्जेक्ट में होती है, कि अब पीएचडी का बायोलॉजी पढ़ाने से क्या कनेक्शन है, ठीक है। किसी ने कोई वीडियो क्लिपिंग में भेजा, मैं जानता नहीं किसका क्लिपिंग है वो, उसमें मेंशन भी किया उसमें उन्होंने कि क्या, तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि भाई देखो आपने क्या डिग्री लिया है, क्या डिग्री नहीं लिया है, ये आपका पर्सनल अचीवमेंट है। व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस, क्या आप डिलीवर कर रहे हैं, सामने वाला उसको कितना ग्रास्प कर पा रहा है, ये एक अलग पॉइंट हो गया। तो ये सोचना कि हमारे पास ये डिग्री है तो इसका ये इंपॉर्टेंस, इसलिए मैं महान हूं, मेरे पास ये डिग्री नहीं है इसलिए मैं महान नहीं हूं, छोटी सोच का प्रतीक है। सोच हमेशा बड़ी रखिए, ठीक है। हमेशा जिंदगी में याद रखिए, क्रिटिसाइज करने से किसी को कभी आप बड़े नहीं बनेंगे, हमेशा आप बड़े बनेंगे केवल अपने कर्मों से, कि जो आपके कर्म हैं, जो आपके बोल हैं, जो आपका चुनाव है, चयन है, वही आपको महान बनाएगा। यदि कहीं पे कोई बोलता है कि मैं अच्छा गुरु हूं, वो गंदा गुरु है, उसका रिस्पेक्ट मत करो, तो गुरु यदि गुरु के बारे में कभी कुछ वैसा बोलता है तो मतलब गुरु की महत्व को आप स्वयं कम करते हैं। गुरु की अपनी महिमा है, सारे गुरु महान हैं। मैं कहता हूं कि एक दिन मेरी गाड़ी में पता नहीं कुछ मुझे अच्छे से ध्यान है कि मैं कहीं पुरानी बात है, मैं कहीं कार चला रहा था तो गाड़ी कहीं पे जो है मिट्टी का एक मेड़ा था, गांव गया था मैं कार से, तो वो गाड़ी वहां फंस गई। मैं बहुत एक्सीलेटर दिया, लोअर गियर डाला, तब भी गाड़ी नहीं निकल पाई थी। इतने में वहां से एक ट्रैक्टर वाला आदमी निकला, उसने बोला क्या हो गया,
मैंने कहा यार गाड़ी फंस गई है। उसने कहा कि अच्छा आप वही जज साहब के बेटे हैं डॉक्टर साहब? मैंने कहा हाँ। बोला अच्छा। बोला कि आपको बताऊं मैं, आप करोगे वैसा? मैंने कहा हाँ बताओ ना, गाड़ी फंसी। उसने बताया कि स्टीयरिंग को ऐसे मोड़ लो, इसको पीछे थोड़ा रिवर्स लेके फिर स्टीयरिंग मोड़ के फिर गाड़ी लो आगे, तो रजिस्ट तो रुकेगी थोड़ी गाड़ी, तो फोर्स ज्यादा लगेगा तो गाड़ी बाहर निकल जाएगी। बताया उसने। किसान, जानता भी नहीं मैं कौन, ट्रैक्टर पर एक साफा बांधे हुए, मेले कुचले कपड़े पहना हुआ आदमी, बता रहा हूं सच्चाई, वो मुझे बताया, मैंने 1 मिनट में गाड़ी निकाल ली। तो मेरा तो गुरु है वो। मैं बोलूं उससे, कह रही वो मुझे बताएगा, मैं उससे, अरे इससे मैं क्यों सीखूंगा, इससे मैं नहीं। गुरु तो गुरु होता है। मां होती है, पढ़ी हो ना पढ़ी हो, मां होती है। पिता अमीर हो या गरीब हो, पिता पिता होता है, गुरु गुरु होता है। तो गुरु की रिस्पेक्ट करना हम सबका कर्तव्य है। ये नहीं बोल रहा आप मेरी रिस्पेक्ट कीजिए, क्या मैं बोल रहा हूं, ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा है। हम महान इसीलिए हैं क्योंकि हम रिश्तों को निभाना जानते हैं। हम जानते हैं कि हमें जो है वो किस समय क्या करना है, क्या बोलना है, और बोली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी हम बोलने पे बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे किस पर? हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पर, कि वहां पर जीव का क्या रोल है, उस पर बात करेंगे हम। ठीक है, चलिए, है ना। अब पुराने जमाने में, आपको पता है पुराने जमाने में क्या होता था? जो समुद्री लुटेरे हैं लोगों को पकड़ लिया करते थे। पकड़ने के बाद उनसे पूछना चाहते थे कि भाई तुमने माल कहां रखा हुआ है? जहाज, समुद्री लुटेरे जहाजों को लूटते हैं। जहाज के अंदर धन भी होता है, सामान होता है, कीमती चीजें होती है। जहाज में जितना सामान भरा होता है ना, उसके अलावा कुछ सामान ऐसा भी होता है जो बड़ा कीमती होता है, वो भी जा रहा होता है। लुटेरे उसके लिए आए होते हैं, टॉर्चर करते हैं वो लोगों को, हाथ पैर बांध देंगे, खींचेंगे ऐसे बॉडी को। मैंने देखे ऐसे इक्विपमेंट। जब मैं एक बार अब्रॉड कहीं गया था तो मैंने वहां पे टर्की में कहीं पर एक म्यूजियम था, उसमें देखा है मैंने कि टॉर्चर करने वाला, समुद्री लुटेरे ऐसे टॉर्चर करते, वो इक्विपमेंट रखा हुआ है, बंधा हुआ है, घुमाएंगे उससे तो हाथ पे। और एक चीज इक्विपमेंट उनका, वो जीभ में बांध देंगे, जीभ को खींचते थे, जीभ को खींचते थे वो टॉर्चर करने के लिए। जीभ बड़ी स्ट्रांग मसल है, बड़ा कनेक्ट, जो बड़ा हार्ड कनेक्शन है इसका, इतनी आसानी से टूट के अलग नहीं होती वो। कुछ और हिस्सा खींचेंगे तो शायद टूट सकता है वो, पर वो मजबूती जुड़ी होती है और बड़ा कष्ट होता है उसको खींचने में। आप इस इमेज को देखकर आप समझ सकते हैं कि हाउ द टंग इज कनेक्टेड इन अवर बॉडी। देखिए आप, है ना, कितना स्ट्रांगली वो कनेक्टेड है, पूरा एक बड़ा सा मसल है। ठीक है, केवल उसका अगला हिस्सा हम जो है वहां पर, और ये पीछे पूरा मस्कुलर हिस्सा मसल से कनेक्टेड है, उठ के देख रहे हैं आपके। और ये देखिए आप, इसके बाकायदा मस्कुलर टंग, देखिए टंग का वो हिस्सा जो फ्लोर ऑफ माउथ से कनेक्टेड है, वो फ्रेनुलम कहलाता है बेटा, एक पतला सा हिस्सा जो होता है। फिर आप देख रहे हो, आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे पेलेटोग्लॉसस मसल, ठीक है, स्टाइलोहायोइड मसल, ठीक है, स्टाइलोग्लॉसस मसल, हाइपोग्लॉसस मसल्स, ठीक है, जीनियोग्लॉसस मसल, जीनियोहायोइड, ये सब चीजें आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे। अभी केवल मैं आपको बता रहा हूं, मेरा पॉइंट ये है कि नीट में इतना डिटेल में नहीं आएगा। मेरा पॉइंट ये है कि आप समझ जाएं कि टंग इज दी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो बॉडी में बड़ी मजबूती से कनेक्टेड होती है। ठीक है, टंग इज ए वॉलेंट्री ऐच्छिक मांसपेशी है, मस्कुलो सेंसरी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर के। वॉलेंट्री, यू कैन कंट्रोल योर टंग। ठीक है, हम लोग जब कभी, है ना, हमारे जो है पापा हमको बोला करते थे कई बार, जैसे कहीं जाते हैं अपन से, तो उनके वो हाई कोर्ट जज कभी आ रहे हैं, कोई पार्टी है भी, फैमिली से सबको जाना है, तो पिताजी बोलते थे कुछ बोलना, अपन ने मस्ती करे कुछ बोल रहे हैं, तो वो एक कोड यूज करते, बोलते थे टीसीएस। आप टीसीएस का मतलब क्या समझते हो? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, शेयर मार्केट वाले लोग जानते हैं इसको, पर टीसीएस का मतलब हमारे घर में कुछ होता है, टंग कंट्रोल सिस्टम। टीसीएस मतलब जवान को कंट्रोल कर लो, नहीं तो घर जाके दे धमाधम, समझ गए? ठीक है, धीरे से बोलेंगे टीसीएस। सामने वाला बोलेगा सर क्या? नहीं कुछ नहीं, बच्चों को बताया था कि टीसीएस के शेयर अच्छे होते हैं ना, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। घर ये नहीं बताया कि जो है ये टंग कंट्रोल सिस्टम है भाई, है ना। जैसे कोई ज्यादा कुछ बोले तो कोड बना लिया आपस में, टीसीएस। ठीक है, जैसे आपको बताऊं मैं मजे की बात, जब कभी जो है वो कमिश्नर्स होते हैं, कभी बड़े अफसर होते हैं, वो फैमिली पार्टी होती कई बार, तो भारतीय चूंकि गवर्नमेंट सर्विस में है तो वो उनके बहुत सीनियर अफसर होते हैं, ठीक, प्रोटोकॉल होता है इन लोगों में, तो वो हमको भी ले आती है पार्टी में। तो अब वो बिल्कुल मेरे पास बैठती है, ठीक है, एकदम मेरे पास रहती है।
अब मैं क्या, मैं तो भैया बिंदास आदमी हूं, आम आदमी हूं, मैं तो जो मन में आता बोलता हूं कि भाई ऐसा है, देश में ये हो रहा है, हाँ इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये करना चाहिए। तो अपन तो क्या ज्ञान देने में तो अपन नंबर 1 पे रहते हैं, हर जगह पे जहां मौका मिल जाए वहां पे ज्ञान बड़ा बोलना शुरू करते हैं, तो वो बाजू में खड़ी रहती है। जैसे कुछ बोलना शुरू किया अपन ने कमिश्नर साहब के सामने, तो बाजू से ऐसे पकड़ के धीरे से चिकोटी काट लेगी। किसी को मालूम नहीं चलता, पर मुझे मालूम चलता कि अब मतलब चुप रहना, अभी बोलने का नहीं अपने को। नमस्ते साहब, बहुत अच्छा सर, बड़ा अच्छा लगा, वेदर बड़ा अच्छा है, ठीक है, नहीं सर आप जो बोल रहे हो वही सही है, ये अपने को करने का है। पहले शुरू में 2-4-6 महीने लोगों ने ऑब्जर्व किया, लोगों ने कहा यार कि पति पत्नी में कितना प्रेम है, देखो भारती और वो जितेंद्र हमेशा पास पास रहते हैं। अब मैं कैसे बता दूं उनको कि ये इतने पास इसलिए है ताकि चिकोटी काट सके बाजू के बाजू। चुप चुप एकदम चुप। क्या बताएं आप, तो अब बोल दिया आपने, बोल मत देना कहीं पे ना, ये तुमने ना काट काट की वीडियो बनाते हो ना, मत करना इसको भाई ना, तब मेरा पार्टी में जाना बंद हो जाएगा। तो अभी सुनो, है ना, भूल जाओ मैंने कुछ बोला के, अभी सुनो आप अच्छे से कि टंग क्या है। टंग जो है वो वॉलेंट्री मस्कुलो जो है वो सेंसरी जो है वो ऑर्गन है, मतलब आप कंट्रोल कर सकते हो उसको, ठीक है। मसल है जिसमें कि सेंसरी रिसेप्टर भी प्रेजेंट है और उसमें ग्लैंड भी प्रेजेंट है, मतलब ग्लैंड्स भी हैं, मसल्स भी है और सेंसरी रिसेप्टर भी प्रेजेंट के, एंड इट ऑक्युपाइज द फ्लोर ऑफ द माउथ, ये माउथ के फ्लोर को ऑक्युपाई करता है, अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ माउथ बाय अ फोल्ड कॉल्ड फ्रेनुलम, ठीक है। देखो है ना, फ्लोर ऑफ माउथ से जुड़ा होता है एक जो हिस्सा जो उभरा हिस्सा था वो फ्रेनुलम। आपको बता दूं मैं, 2 जगह पर जो माउथ अल्सर होता है ना, कभी कभी किसी किसी के फ्रेनुलम में आता है, वो भी बड़ा कष्ट करता है, और एक यूवुला में, ठीक है। एन इन्वर्टेड वी शेप फरो सल्कस टर्मिनस डिवाइड द अपर सरफेस ऑफ टंग इनटू 2 पार्ट के, जो टंग का अपर सरफेस होता है, ठीक है, उसमें हमें जो है वो ऐसा जो है वो ऐसा इस साथ के इन्वर्टेड वी के समान हमें जो है वो दिखाई पड़ता है, ये है सल्कस टर्मिनलिस के, सल्कस टर्मिनलिस दिखाई पड़ रहा है हमें ये के, है ना। जीव का यदि आप देखेंगे तो 2 हिस्से बटे होंगे, एक हिस्सा जो है आगे वाला होगा, पीछे वाला, उसके बीच में एक आपको इन्वर्टेड वी के समान आपको फरो दिखाई पड़ता है, एक हिस्सा दिखाई पड़ता है, वो क्या आता है सल्कस टर्मिनलिस कहलाता है, ठीक है। 2 हिस्सों में बांटता है, आगे वाला हिस्सा ओरल पार्ट है और पीछे वाला फेरेंजियल पार्ट है, दिस इज दी फेरेंजियल पार्ट, और ये वाला होता है ओरल पार्ट, ठीक है ना, क्लियर। फेरेंजियल पार्ट में टेस्ट बर्ड नहीं होती है, जीव के फेरेंजियल पार्ट में टेस्ट बर्ड नहीं होती है, ये दिमाग में रखना है आपको, ठीक है ना। देखो आप, ये अभी हम अगला हिस्सा देख रहे हैं, इसका हम जो है टंग का अगला हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। फिर हम इसका पिछला हिस्सा हमको ये क्या है, ये इसका ओरल पार्ट है टंग का, ठीक है। देखिए ना, अब आपको दिखाई पड़ रहा है सल्कस टर्मिनलिस कहां है बेटा, मैं इसको मार्क करता हूं, देखो आप, है ना, ये दिखाई पड़ रहा है आपको, ये Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. देख रहे हैं आपके वी शेप आपको दिखाई पड़ रहा है, और जीभ के जो पिछला जो इसका फेरेंजियल हिस्सा होता है वहां पे टेस्ट बर्ड नहीं होती है, लेकिन वहां पे टॉन्सिल्स पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल बोलते हैं, ठीक है, जिन्हें हम लिंगुअल टॉन्सिल कहते हैं, वो पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर। फिर आप क्या देख रहे हो बेटा, आप देख रहे हो आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या, ये हो गया सल्कस टर्मिनलिस, ये सल्कस, समझिए के आपको देखो बेटा, हर चीज को नोट नहीं करना है, आपको हर चीज को नोट नहीं करना है, टर्मिनोलॉजी बस नोट लिख लीजिए के सल्कस टर्मिनलिस के, जो छोटे छोटे डायग्राम में बनाता हूं ना, वैसे आप बना लीजिए फटाफट, क्या, ताकि याद रहे आपको वो चीज, ठीक है। हम पैपिली के ऊपर बाद में बात करेंगे, पहले हम समझते हैं कि हिस्से उठ के, तो हम समझ गए लिंगुअल टॉन्सिल जो है टंग के फेरेंजियल पार्ट में पीछे तरफ होते हैं, इन्वर्टेड वी शेप का जो पार्टीशन है दोनों के बीच में जो फरो दिखाई पड़ रही है वो क्या है, वो सल्कस टर्मिनलिस के, और आगे वाला हिस्सा का ओरल पार्ट होता है जहां पे टेस्ट बर्ड देखने मिलते हैं। देखिए आप, अब इंटरेस्टिंग बात है, देयर इज अ फोरामेन कॉल्ड फोरामेन ऑफ सीकम, इसका संबंध होता है टंग से, ये एम्स में पूछा गया एमसीक्यू है बेटा, ये के पहले पूछा गया एम्स के अंदर ये, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम फोरामेन का मतलब हम सोचते हैं कि ब्रेन में ही होते हैं फोरामेन केवल, कैसा नहीं है के, तो आपकी टंग जो है, टंग में आप देख रहे हैं कि जो सर्कस, देखिए ये क्या है, ये आपकी टंग है, ठीक है, ये इन्वर्टेड वी के समान सर्कस टर्मिनलिस है, यहां पे फोरामेन ऑफ सीकम दिखाई पड़ रहा है, ये फोरामेन ऑफ सीकम है, दिस इज फोरामेन के, ये क्या हो गया, ये फेरेंजियल पार्ट हो गया, ये
ओरल पार्ट हो गया, ठीक है, ये सल्कस टर्मिनस, आप पूरा लिखिएगा, सल्कस टर्मिनस हो गया, और ये क्या है, ये है फोरामेन ऑफ सीकम, ठीक है, फोरामेन सीकम दिखाई पड़ता है, ठीक है, क्लियर। और इंटरेस्टिंग बात ये फोरामेन थायरोग्लॉसल डक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये फोरामेन थायरोग्लॉसल डक्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि थायराइड ग्लैंड के डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये सब एम्ब्रॉनिक फीचर है कि जब एम्ब्रो से ऑर्गन बन रहे होते हैं तो किस प्रकार से कहां से क्या चीजें कन्वर्ट होती हैं, ठीक है, देखा आपने, फोरामेन सीकम, सल्कस टर्मिनलिस, क्या, ठीक है। चलिए देखिए, एट द एपेक्स ऑफ सल्कस टर्मिनलिस के, जो सल्कस टर्मिनलिस है उसके एपेक्स पे, यहां पे, ठीक है, आपको छोटा सा एक छेद दिखाई पड़ेगा, स्मॉल पिट दिखाई पड़ेगा, उसे फोरामेन सीकम कहते हैं, उसे फोरामेन। तो फोरामेन सीकम का संबंध किससे होता है बेटा, टंग से होता है। टंग में सल्कस टर्मिनलिस का जो ऊपरी हिस्सा होता है, वहां पे छोटा छेद दिखाई पड़ता है, उसे हम फोरामेन सीकम कहते हैं। अब ये मत बोलना एनसीईआरटी में नहीं है, इतना क्यों पढ़ा रहे हो, उतना क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों सर इधर जा रहे हो, क्यों सर उधर जा रहे हो। तो भैया ऐसा है, हम एनसीईआरटी बांचने यहां पे नहीं आए, किताब में लिखा तुम पढ़ लो, ठीक है, और जो पढ़ा रहा है उससे आगे पढ़ लो, ठीक है। यहां तो आप जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल एक एक चीज बॉडी की साफ साफ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तब तो बेटा हम मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे ना, तो कुछ तो पता चला हम केवल ये उतना पढ़ के चले गए ना, तो हमको वहां पे हमारा पहला साल हमको लगेगा कि यार हम तो कुछ पढ़े ही नहीं थे। तो मैं भी आपको जो पढ़ा रहा हूं ना, ये मानकर चल रहा हूं मैं कि आपको मेडिकल कॉलेज पहुंचना ही है, इसलिए आपको ये चीजें थोड़ा ठीक से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना, ठीक। अब ये मत कर देना पहुंचे नहीं तो अब ये तुम्हारी गलती, भैया नहीं पहुंचे तो तुम पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। एनसीईआरटी में पूरा 100% कवर करूंगा बेटा, लेकिन बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी काफी चीजें छुपी हुई हैं, वो भी क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। फिर अब क्या होता है फोरामेन सीकम, इट इज एन एम्ब्रोलॉजिकल रिमेनेंट ऑफ अपर पार्ट ऑफ द थायरोग्लॉसल डक्ट के, थायरोग्लॉसल डक्ट के अपर पार्ट का जो ये एम्ब्रोलॉजिकल रिमेनेंट होता है, अवशिष्ट होता है, जो कि क्या होती है एक्चुअली, थायरोग्लॉसल डक्ट क्या इज द साइट ऑफ द ओरिजिन ऑफ थायराइड ग्लैंड के, थायरोग्लॉसल डक्ट जो होती है वो थायराइड ग्लैंड की ओरिजिन का स्थान होती है, उसको ये रिप्रेजेंट करती है, क्लियर, ठीक है। अब देखिए कहां से कहां पहुंचे हम, हार्ड प्लेट देख चुके हैं हम, शॉर्ट प्लेट देखा हमने, फोरामेन सीकम भी देख लिया हमने, ठीक है। जो देखो अब कैसे फोरामेन सीकम से थायरोग्लॉसल डक्ट का क्या कनेक्शन, देखिए आप, ये बड़ा अच्छा है एमरोलॉजी, आप देख रहे हैं कि फॉर्मेट ट्रैक्ट है, ये थायरोग्लॉसल डक्ट का रास्ता बना हुआ है, ये पूरा ऐसे पहुंची है और यहां जाके इसने क्या किया, इसने थायराइड ग्लैंड को बनाया इसके। तो थायराइड ग्लैंड के बनने के दौरान जो डक्ट काम करती है वो थायरोग्लॉसल डक्ट होती है, और उसी की एक ओपनिंग हमको एमोलॉजिकल कंडीशन में ओपनिंग होती है, जो बाद में हमें एक पिट छोटे छेद के रूप में दिखाई पड़ती है, उसे फोरामेन सीकम कहते हैं, ठीक है, क्लियर। अब हमारी टंग के ऊपर कई सारे जो है वो हमें जो है पैपिली उभार दिखाई पड़ते हैं, हमारी जीभ पर कई सारे उभार दिखाई पड़ते हैं, और वो उभार होते हैं पैपिलिट के। एक तो टंग में ऐसा है कि हर पैपिली में, टंग के अंदर प्रेजेंट हर पैपिली में टेस्ट बड नहीं होती है, टेस्ट बड जो है वो हर पैपिली में नहीं होती है। कुछ पैपिली ऐसी होती है जो पूरी टंग में प्रेजेंट है, सब तरफ भरी होती है, खाली जहां पे टेस्ट बड नहीं है हर जगह प्रेजेंट है, फिलीफॉर्म, फिल करने वाली, भरने वाली फिलीफॉर्म पैपिली है वो, ठीक है। चलिए टंग में हम क्या देखते हैं, द अपर ऑन अपर सरफेस ऑफ टंग इन ओरल पार्ट ए मीडियन ग्रूव इज सीन, के आपकी जीभ के ऊपरी भाग में एक आपको मीडियन ग्रूव देखने मिलता है, ठीक है ना, ठीक। अपर सरफेस ऑफ टंग हैज 4 टाइप ऑफ पैपिलेट के, जीव के ऊपरी सतह पर 4 तरह की पैपिली होती हैं, लेकिन ह्यूमंस में ये केवल 3 तरह की होती हैं, कि ह्यूमंस के अंदर फोलिएट पैपिली देखने नहीं मिलती हैं, जो आपको रैबिट में देखने मिलेगी, दूसरे एनिमल में देखने मिलेगी आपको, के याद रखिए, गलती मत करके, एनिमल्स के अंदर जो टंग है उसमें 4 तरह की पैपिली होती है एनिमल्स के अंदर। जब एनिमल्स बोलेगा आपसे एग्जामिनर आपसे पूछेगा एनिमल्स, आंसर है 4 टाइप, ह्यूमंस आंसर है 3 टाइप, ठीक है, भूलना नहीं बेटा ना, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रखिए कॉन्सेप्ट को। आपके जो टंग है, टंग की अपर सरफेस पर 4 तरह की पैपिली एनिमल्स में देखने मिलती है, ह्यूमंस में 3 तरह की होती है, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर फोलिएट पैपिली नहीं होती है। ह्यूमंस में 3 पैपिली कौन सी होती है, सर्कमवेलेट पैपिली, फिलीफॉर्म पैपिली और फंजीफॉर्म पैपिली के, और जो पैपिली नहीं होती वो है फोलिएट पैपिली, वो ह्यूमंस में नहीं होती है। नोट कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो
जो पेपिली है, ये फोलेट पेपिली देख रहे हो बेटा आप, ठीक है, जो आपको ह्यूमंस में देखने नहीं मिलेगी, ठीक है। ये फंजीफॉर्म पेपिली है, फिलीफॉर्म पेपिली है, एंड ये सर्कमवेलेट पेपिली है, ठीक है ना। सबसे बड़े हिस्से में जो पेपिली होती है वो फिलीफॉर्म पेपिली होती है, ठीक। और पेपिली के अंदर जो है कुछ देयर आर सर्टेन पेपिली जिसके अंदर आपको टेस्ट बर्ड देखने मिलेगी। टेस्ट बर्ड क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड एक तरह से न्यूरोसेंसरी पार्ट होते हैं, इसमें कि गस्टेटरी रिसेप्टर सेल होती है जो स्वाद को लेने में हेल्प करती है। इसमें गस्टेटरी हेयर होते हैं बेटा के, टेस्ट पोर होता है, जो भी केमिकल आप, जो भी फूड आप खाते हो वो फूड का एक केमिकल जो है वो यहाँ जो वो फूड होता है, उस फूड का स्वास्थ्य, उसके जो फूड होता है उसका स्वाद जो होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट केमिकल के कारण होता है, और वो केमिकल जो है वो इस टेस्ट पोर से जो है अंदर आते हैं और फिर उसको जो है सेंस किया जाता है कि किस तरह का फूड आप खा रहे हैं आप, ठीक है। फिर ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने वाली क्रेनियल नर्व से जुड़ी होती है। देखिए यदि आप टेस्ट को देखें आपके, तो बेसिक टेस्ट जो है हमारी टंग पे हम जो टेस्ट देखते हैं, जो स्वाद लेते हैं, वो किस हिस्से में कौन सा स्वाद होता है, तो हमारी जो जीभ होती है उसके पिछले हिस्से में जो है वो बिटर टेस्ट के टेस्ट बर्ड होती है। यानी टेस्ट बर्ड जो होती है वो अलग अलग टेस्ट के लिए मॉडिफाइड होती है। तो हमने आपसे कहा कि जो पेपिली आपकी टंग के पिछले हिस्से में होती है उनमें बिटर टेस्ट का जो है उसको पहचानने की क्षमता होती है। इसलिए कई लोग जब गोली खाते हैं, दवा खाते हैं ना, कई लोग तो उनको वो वॉमिट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो टैबलेट लेते हैं, सोचते हैं कि मुंह में सबसे पीछे रखेंगे तो झट से गिर जाएगी टैबलेट अंदर जाके, पर ऐसा होता नहीं है, वॉमिट कर देते हैं। बेस्ट तरीका टैबलेट लेने का कि जीभ के बीच में रखिए उसको, ठीक है, तो आप जल्दी से अंदर लेंगे टैबलेट को। टैबलेट कड़वी होती है, कई टैबलेट उनमें शुगर कोटिंग नहीं होती है। से पैरासिटामॉल टैबलेट की बात करें हम, शुगर कोटिंग बहुत कम होती है, रेयर, ठीक है। जीभ पे रखा, कड़वा लगा, एकदम थूक दिया उसको, तो पिछला जो हिस्सा होता है जीभ का वो बिटर टेस्ट को पहचानने के लिए, और जो मेडिसिन होती है उसमें केमिकल जो होते हैं वो बिटर टेस्ट वाले होते हैं, इसलिए वो पहचान लेती है, झट से आप रिएक्ट करते हैं और उसको आप बाहर थूक देते हैं उसको, ठीक है। फिर जो सॉर टेस्ट के जो खट्टा स्वाद है उसके रिसेप्टर जो होते हैं वो जीभ के किनारे में होते हैं, देखिए आप ग्रीन से मार्क किया, किनारे में होते हैं, ठीक। सॉल्टी टेस्ट के जो है वो भी किनारे में होते हैं, लेकिन जो खट्टे स्वाद के वो पीछे के किनारे में होते हैं। सॉल्ट वाले जो होते हैं वो आगे के किनारे पर होते हैं, और मीठे स्वाद के सबसे आगे होते हैं। जीभ के सबसे अगला हिस्सा जो है वो मीठे स्वाद को पहचानता है वो, ठीक है, ठीक। तो ये जो बेसिक टेस्ट है वो यही है। इसके अलावा एक यूमामी टेस्ट होता है, एक टेस्ट होता है यूमामी, ठीक है, जो कि एक तरह का मेटेलिक टेस्ट है, तो कुछ सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल से मिलता है हमको, ठीक है। देखिए आपकी जीभ में अलग अलग हिस्से, आगे वाला हिस्सा स्वीट टेस्ट को पहचानने वाले टेस्ट बर्ड को रखता है, ठीक है। किनारे वाला हिस्सा, आगे के किनारे वाला हिस्सा सॉल्टी, पीछे के किनारे वाला हिस्सा जो होता है वो सॉर, सबसे पिछला हिस्सा बिटर के लिए होता है, और पूरी जीभ जो होती है वो एक मेटेलिक टेस्ट को, कुछ सर्टेन केमिकल जो कि थोड़ा सा मेटेलिक टेस्ट में कैसे एक्सप्लेन करूं उसको, मेटेलिक टेस्ट वाले केमिकल होते हैं। एक स्वाद होता है जो बड़ा अजीब सा स्वाद होता है, वो यूमामी स्वाद कहता है, कि कई तरह की मेडिसिन के अंदर उस तरह का मेटेलिक स्वाद आ जाता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं टेस्ट बर्ड देख रहे हैं आप एपिथेलियम से, तो टेस्ट बर्ड जो है बाकायदा एक न्यूरोसेंसरी स्ट्रक्चर होता है जो कि केमिकल को पहचानने में, फूड को पहचानने में भी हेल्प करता है कि आप जो केमिकल ले रहे हैं उसका स्वाद किस तरह का है। और आपको बता दूं मैं, ये स्वाद का बड़ा महत्व है। इससे प्रकृति ने क्या किया, प्रकृति ने ऐसा इसलिए बनाया टेस्ट बर्ड को क्योंकि उसने कहा कि यदि आप स्वाद ले पाएंगे तो आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो पता चलेगा आपको। क्योंकि प्रकृति ने क्या किया है, जो खट्टा और कड़वा बनाया है वो उन्होंने कहा ये इमेच्योर है, जहरीला है, छोड़ दीजिए। आम, कच्चा आम, कच्चा जो आम होता है एकदम खट्टा, एकदम छोटा सा आम लेना, एकदम छोटा आम बनना शुरू हुआ, आप खा नहीं सकते उसको क्योंकि वो कड़वा है। थोड़ा बड़ा हुआ, हरा है तो खट्टा हो गया, पूरा पक गया तो मीठा हो गया, अब खाने के लायक है, मीठा है। कड़वा है, छोड़ दो इसको, जहरीला है, ठीक है। ये प्रकृति का निशानदेही है, प्रकृति ने बताया, आपको गाइड किया कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है ना बेटा, ठीक है। चलो अब एक एक करके पेपिली देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सर्कमवेलेट पेपिली की बात करते हैं हम, ठीक है, जो पीछे तरफ देख के ये टंग के बेस में, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टंग, ये दिखाई पड़े, ये सर्कमवेलेट पेपिली के 8 से 12 नंबर की, 12 मतलब 8 से 12 होती है नंबर मेट के, 8 to 12 होती है नंबर मेट के। सबसे बड़ी लार्जेस्ट पेपिली होती है, याद रखिए, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन बेटा। सर्कमवेलेट पेपिली सबसे बड़ी होती है, टंग के बेस में होती है, 8 से 12 होती है, और हर एक पेपिली में 200 के आसपास टेस्ट बर्ड होती है। मतलब
सर्कमवेलेंट पेपिली में टेस्ट बर्ड होते हैं और हर एक पेपिली में जो है तकरीबन 200 के आसपास टेस्ट बर्ड पाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर। देन फिलीफॉर्म पेपिली मतलब जो फिल करने वाली है, ठीक है, जो फिल करने वाली है वो फिलीफॉर्म पेपिली है, मतलब जो कि जीव को भरने वाली है। ठीक है, स्मॉलेस्ट और न्यूमरस टंग के सेंटर में होती है, इनमें टेस्ट बर्ड नहीं होती कि ये ऐसी, इनमें टेस्ट बर्ड नहीं होती कि ये बेसिकली उभार होते हैं जो फूड को पकड़ते हैं। जब आप फूड को चबाते हैं ना तो ऊपर तो हार्ड पैलेट हो गया है, नीचे जीभ के ऊपर जो फ्रैक्शन प्रोवाइड है, जो ऐसा ना हो कि फूड स्लिप हो जाए, तो उसको सपोर्ट देने के लिए टंग के ऊपर कुछ उभार होते हैं, वो है फिलीफॉर्म पेपिली है। हेल्प्स इन ब्रेकिंग ऑफ फूड पार्टिकल को ब्रेक करने में ये हेल्प करती है। ठीक है ना बेटा, क्लियर। फिलीफॉर्म पेपिली में टेस्ट बर्ड नहीं होते हैं, याद रखना आपको। फिर फंजीफॉर्म पेपिली ब्राइट रेड होती है, राउंडेड। आप जीभ में देखिएगा, अभी आईने के सामने जीभ निकाल कर देखिएगा आप, मतलब खींचना नहीं, ऐसे करके देखना है, तो आपको रेड रेड डॉट दिखाई, जीभ में आपको रेड रेड डॉट दिखाई पड़ेंगे, वो क्या है, फंजीफॉर्म पेपिली, ब्राइट रेड और राउंडेड होते हैं। लेस इन नंबर इन कंपेरिजन टू द फिलीफॉर्म पेपिली, फिलीफॉर्म पेपिली से संख्या में ये कम होंगे, जीभ के अगले हिस्से में होंगे और किनारों पर होंगे के, और हर एक पेपिली में 8 से 10 टेस्ट बर्ड होती है। हर एक फंजीफॉर्म पेपिली में 8 से 10 टेस्ट बर्ड होती है। ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब हमने देखा सर्कमवेलेंट पेपिली को देखा, हमने फिलीफॉर्म पेपिली को देखा, हमने फंजीफॉर्म पेपिली को देखा। हमने कहा फिलीफॉर्म पेपिली में टेस्ट बर्ड नहीं होती है, सर्कमवेलेंट पेपिली में टेस्ट बर्ड होती है और फंजीफॉर्म पेपिली में टेस्ट बर्ड होती है। ठीक है ना बेटा, क्लियर। ठीक, फोलिएट पेपिली नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, कि ये ह्यूमन में एब्सेंट होती हैं पर रैबिट में मिलती हैं। ये टंग के किनारे पर होती हैं और ये रेड होती है और लीफ लाइक होती है। कि ये बेसिकली जो हर्बेशियस प्लांट जो खाते हैं ना एनिमल, उसको पकड़ होल्ड करने में, काटने में ये हेल्प करती है कि, तो ये फोलिएट पेपिली जो होती है वो रेड होती है, लीफ लाइक होती है, ये टंग के किनारे पर होती है, ह्यूमंस में ये नहीं होती है, रैबिट में ये देखने मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज अ टेस्ट बर्ड, एक टेस्ट बर्ड क्या होता है। ठीक है, कभी एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, ए टेस्ट बर्ड इज ए मोडिफाइड इपिथेलियल सेल। टेस्ट बर्ड एक मोडिफाइड इपिथेलियल सेल होती है, हैविंग ए स्मॉल कैविटी लाइक ओपनिंग ऑन द सरफेस थ्रू ए गस्टेटरी पोर। इसमें एक ओपनिंग होती है जिसे गस्टेटरी पोर कहते हैं, और जब उससे केमिकल अंदर तरफ आता है और उसके बाद जो है उस केमिकल को सेंस किया जाता है गस्टेटरी रिसेप्टर से। गस्टेटरी रिसेप्टर जो होते हैं बेसिकली वो स्वाद के वो केमिकल को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ब्रेन को स्वाद की इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक है ना, ठीक। देखो आप देख रहे हैं इसमें सेंस ऑफ टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये नर्वस सिस्टम वाला हिस्सा आ गया बेटा, ये बेसिकली नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा यहां पे हमने कनेक्ट किया है। तो क्या देख रहे हैं आप, पेपिली दिखाई पड़ रही है आपको, पेपिली में टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है, इसमें टेस्ट बर्ड में सेंसरी नर्व फाइबर बेटा प्रेजेंट है इसमें के, और देखिए आपके टेस्ट पोर से केमिकल अंदर जाएगा और जो सेंसरी नर्व फाइबर है उस केमिकल को पहचानेंगे और उससे हमें हमारे ब्रेन को स्वाद मालूम चलेगा। ठीक है, ठीक, देख रहे हैं आप टेस्ट में, देखिए ना एक इमेज और गौर से देखिए यहां पे आप। ठीक है, जीभ में आप देख रहे हैं, आपको याद रखिएगा बेटा, जो ये क्या है बेटा, ये सल्कस टर्मिनलिस, ये देखो ये हो गया सल्कस टर्मिनलिस। ठीक है ना, ये देखो पिछले हिस्से में टेस्ट बर्ड नहीं है, पेपिली नहीं है, पिछले हिस्से में इसके एकदम पिछला जो जीभ का हिस्सा है वहां पे क्या है, लिंगुअल टॉन्सिल प्रेजेंट है। अगले हिस्से में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, टेस्ट बर्ड दिखाई पड़ रहे हैं, पेपिली दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो पेपिली में आप देख रहे हो बेटा, उसमें आपको जो है वो हर एक पेपिली में आपको कई सारी टेस्ट बर्ड दिखाई पड़ रही है। टेस्ट बर्ड में एक पोर है, गस्टेटरी पोर कहा उसको हमने। ठीक है ना, क्लियर, ठीक है बेटा। और टंग की जो इपिथेलियम है क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम ऑफ टंग। टंग में आपको स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम देखने मिल रहा है आपको, है ना बेटा, ठीक। चलिए, फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग, टंग का जो पिछला हिस्सा है, जो सल्कस टर्मिनल से पीछे वाला हिस्सा है, उसमें पेपिली नहीं होती है, वहां पर कई सारे इर्रेगुलर लिम्फ नोड्यूल देखने मिलते हैं जिन्हें हम लिंगुअल टॉन्सिल कहते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल क्या होते हैं बेटा, ये टंग है सल्कस टर्मिनल से, यहां पर लिंगुअल टॉन्सिल हमको देखने मिलते हैं, यहां पर हमको जो है वो सर्कमवेलेंट पेपिली देखने मिलती है बेटा, है ना, ठीक है। देखिए ना, तो आप देख रहे हैं इसमें टंग में हम देखते हैं तो जो है वो आपको फेरेंजियल टॉन्सिल है, ठीक है, पैलेटाइल टॉन्सिल है। आपको पता है जो लिंगुअल टॉन्सिल जीभ के पिछले से होते हैं, हमारे पास में जब हम कभी पेशेंट देखते हैं, अभी तो मैं जनरल प्रैक्टिस नहीं करता हूं, पहले मैं जब नाबार्ड में था, के नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, नाबार्ड में मैं मेडिकल ऑफिसर था, एज ए मेडिकल ऑफिसर मैंने कुछ साल काम किया हुआ है।
सरप्राइजिंगली नाबार्ड का देखो मेरे पास ये कार्ड भी जो है वो नाबार्ड का जो है वो देखो आपने, ये कार्ड भी मेरे पास नाबार्ड का पड़ा हुआ है, ठीक है, ये देखिए दिस इज दी नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड का ये पूरा एक कार्ड मेरे पास है। तो उस समय मेरे को जनरल प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, उस समय सारे तरह के पेशेंट देखने पड़ते थे, तो मेरे पास में जो है उस समय अभी तो नहीं, अभी तो मेरे पास ग्लूकोमीटर ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैं डायबिटीज़ का ही प्रैक्टिस करता हूँ। तो उस समय मेरे पास वुडन स्पेचुला होता था, तो वो जैसे ही कोई पेशेंट आया, गला खराब, को तकलीफ हो उसको, तो उसको मुंह खोलो, आ करो, जीभ को दबाया उससे स्पेचुला से, और पूरा टॉन्सिल को देखा हमने कि कहाँ पे क्या टॉन्सिल है, ठीक है, सब ठीक है कि नहीं है। फिर उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन है कि फारिंजाइटिस है, लैरिंजाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है, क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस है। समझ में आई बात? नहीं आई? तभी तो पढ़ो। यदि बात समझ में नहीं आई तो पढ़ो, पहुंचो मेडिकल कॉलेज तक इन चीजों को समझने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए आप ये क्या कर रहा है, अब इसमें आप देखिए कि डॉक्टर ने वुडन स्पेचुला से जो है वो टंग को नीचे दबाया, क्या देखा, पीछे लिंगुअल टॉन्सिल देखा, साइड में पैलेटाइल टॉन्सिल को देखा, ऊपर फेरेंजियल टॉन्सिल को देखा, और एक देख लो टॉन्सिल पूरे के पूरे आपको एक रिंग में दिखाई पड़ रहे हैं। देखो ये पूरा एक रिंग, नहीं ये मैं इसको चेंज करता हूं कलर में, देखो पूरा एक आपको जो है वो रिंग के फॉर्मेट के है ना, वॉल्डियर्स रिंग, सुरक्षा गार्ड है सब तरफ। टॉन्सिल्स क्या है, टॉन्सिल जो है वो लिम्फोसाइट को बताने वाले सेंटर है, यहां पे कुछ आएगा तो लिम्फोसाइट को खबर मिलेगी और तुरंत वो एक्टिवेट कर जाएंगे। टॉन्सिल्स सुरक्षा करने वाले उपकरण है हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, इम्यून सिस्टम के दरवाजे हैं वो, जहां से मालूम चलता है इस जैसे होता है ना कि कहीं हम पहुंचते हैं, तो आजकल लोग क्या करते हैं, कहीं पहुंचो ना आप थर्मामीटर लेंगे, दूर से टेम्परेचर बॉडी का चेक करेंगे, तब आपको अंदर जाने देंगे, है ना, चाहे आप एयरपोर्ट जाए, चाहे होटल जाए, कहीं जाए आप। तो ये जो टॉन्सिल है ना, जब आप ये बेसिकली वो जगह है जहां से जो है वो मालूम चलता है इन्फेक्शन, और ये स्वेल कर गए मतलब इन्फेक्शन आया था, पकड़ लिया वहीं के वहीं इन्फेक्शन को उन्होंने पकड़ लिया, ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं बॉडी के, डिफेंस सिस्टम का हिस्सा होते हैं, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे तब इस पर बात भी करेंगे बेटा, ठीक है। टंग का फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन च्यूइंग द फूड, के भोजन को चबाने में हेल्प करती है, हेल्प इन मिक्सिंग द फूड एंड सलेवा, फूड और सलेवा को मिलाने में हेल्प करती है। हम तो ब्रश करते हैं, हम सभी लोग जो है वो ब्रश करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या डॉग का क्या, गाय का क्या, भैंस का क्या, बकरी का क्या, टाइगर का क्या? सुबह सुबह देखा कभी टाइगर उठे सो के, टाइगर जंगल का राजा शेर, ठीक है, उठाया ब्रश कहीं से, मुंह में रगड़ना शुरू कर दिया। टाइगर तो नहीं करता ऐसा, गाय भी नहीं करती ऐसा, लेकिन वो अपनी जीभ दांतों पे फेरते। आपने कभी भैंस को देखा है, भैंस को, गाय को, अपनी जीभ वो दांतों पे फेरते रहते हैं। टाइगर, कभी आप किसी भी एनिमल को गौर से देखना, आप वो एनिमल जो है वो कुछ समय के लिए अपनी जीभ को अपने दांतों पर फेरता हुआ नजर आएगा आपको। ये उसके ब्रश करने का तरीका है, दांत साफ करने का तरीका है। कल से ये मत करना है कल से अपनी जीभ दांतों पर फेरने लगे, ब्रश करना बंद कर दिया, और मम्मी बोली कि ये गीतेंद्र सर क्या क्या सिखाते, कि देखो हमारे बच्चों को बोल दिया कि दुनिया के सारे जानवर ब्रश नहीं करते, तो तुम भी मत करो। तो भैया मैंने तुमको जानवर कहा बोला, तुम तो इंसान हो ना, तो करना भाई, सुबह भी ब्रश करना, शाम को भी ब्रश करना, दांतों को स्वस्थ रखना, ठीक है। नहीं तो आपकी डेंटिस्ट मुझे डांटेगी और मम्मी भी डांटेगी, है ना। तो ऐसा गलत मैसेज लेके मत जाना, ठीक। मेरा कहने का मतलब यह है कि जीभ ये काम भी करती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर प्ले ए रोल इन स्पीच, जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है वो साउंड के अलग अलग वाइब्रेशन बनाने में वो हेल्प भी करती है, ठीक। और फूड को टेस्ट करने में भी हेल्प करती है, उसमें जो है वो टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम दांतों की, ठीक है। अभी बेटा बक्कल कैविटी में ही हैं अभी हम, ठीक है। लोगों के चैप्टर खत्म हो जाते हैं, हम तो स्लो पढ़ाने वाले धीमे गति के आदमी, भाई हमसे पढ़ना है तो सब्र तो रखना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपको मुझसे पढ़ना है तो पहली चीज चाहिए वो है सब्र, दूसरा चाहिए खुला दिमाग, ठीक है। और उसके बाद तीसरी चीज जो घटेगी ना, टॉप का मेडिकल कॉलेज। क्या? टॉप का मेडिकल कॉलेज में आप पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए तो हम बात कर रहे हैं बेटा टीथ की, चलिए इस पर भी एक समझ लेते हैं क्या कहानी इसकी। देखो टीथ में आपको बॉडी ऑफ टीथ दिखाई पड़ रहा है, नीचे आपको रूट दिखाई पड़ रहा है ना। और ये टीथ जो होते हैं वो गम्स के अंदर
मसूड़ों के अंदर धसे होते हैं, ऐसे टीथ को बोलते हैं हम थीकोडोंट, जो गम्स में मसूड़ों में धसे होते हैं। ठीक है, हमारे जीवन में 2 बार दांत आते हैं, एक बचपन में आते हैं, फिर जैसे हम बड़े होते हैं दांत गिरने लगते हैं वो, और फिर वो मिल्क टीथ खत्म आते हैं, फिर परमानेंट टीथ आते हैं। ठीक है ना, डेंटेशन। डाइफायोडोंट, जीवन में 2 बार दांत आते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ उसके बाद। ठीक है, चलिए देखिए, जो हमारा डेंटेशन है उसमें दांत अलग अलग, मैंने कहा बेसिकली 4 कैटेगरी में बांटा इसको हमने। एक तो सबसे आगे वाले दांत है वो है इंसीजर, सिंबल आई है इसका, उसके बाद होते हैं कैनाइन, सिंबल सी है इसका, देन प्रीमोलर पीएम और मोलर एम। ठीक है, प्रीमोलर और मोलर जो होते हैं ये बेसिकली क्रश करने, फूड को क्रश करने वाले, चबाने वाले मेन टीथ होते हैं। कैनाइन जो होते हैं वो मांसाहारियों के अंदर जो है वो कार्निवोर, यानी आपके जो कैनाइन टीथ है ना, ये इस बात का इंडिकेशन है, क्लियर कर दूं मैं के, ये इस बात का इंडिकेशन है कि मनुष्य जो है उसका जब उदय हुआ तो उसके जो दांत थे वो उसके मांसाहारी होने का प्रतीक थे। कभी देखा आपने कि आपको कभी देखा आपकी राक्षस कैसा होता है? हम बचपन में जो है वो राक्षस का फोटो बनाया करते थे, ऐसे बनाया, चलो बना लेते एक बार फिर से फोटो राक्षस का। और उसके दांत निकाल दिए बड़े बड़े, ऐसे दांत, ये हाथी दांत नहीं है, दांत, टीथ बड़े बड़े, 2 टीथ बड़े बड़े। वैम्पायर के सीरियल देखे आपने, बड़े बड़े 2 टीथ दिखाते हैं, क्या क्या इंडिकेशन है वो एक प्लास्टिक का सेट मिलता दांतों में लगाने वाला, पता नहीं आप इस तरह की, आप तो मोबाइल की दुनिया वाले बच्चे हैं, हम लोग तो सारे खेल खेले, हम लोग 5 पैसे वाली 10 पैसे वाली जो संतरे की गोली, ऐसी गोली में, पता नहीं आपके शहर में मिलती है, ऐसी आती थी संतरे की गोली, उस पे से निशान होता। फेवरेट चॉकलेट, हमने पार्ले का किस्मी बार खाया हुआ है, हमने मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों, ठीक है, ये फेवरेट चॉकलेट हुआ करती थी। अभी तो पता नहीं क्या क्या ब्रांड आ गए हैं चॉकलेट के, बड़े सारे के। एक जमाने में दादी जब जो है वो चिप्स को बनाया करती थी, आलू उबाल के जैसे भी करके इसको, और वो जो छत पे पापड़ सुखाने में मम्मी की हेल्प की हुई है, ठीक है, जो है वो साबूदाने का पापड़, आलू का पापड़ और ये जो है मूंग दाल का पापड़, उसमें ढक के उसको सुखाते थे, फिर उसको खाते थे, सबके जब जो सूख जाया करता था। बड़ा जिंदगी का एक अलग आयाम रहा है, बोल के पता नहीं आपको शायद वो बैकवर्ड पुराना लगता होगा, मतलब मैं बहुत बूढ़ा नहीं हूं हालांकि, लेकिन यह है कि हाँ, आपसे तो बड़ा होना, तो मैंने सब चीजें देखी हुई है और मुझे बहुत अच्छा लगता है इन चीजों को रिकॉल करने में कि एक समय, क्योंकि हम लोग वो दोनों समय देख पा रहे हैं और आप शायद आगे का जो टाइम देखेंगे वो और ही एडवांस टाइम होगा। ठीक है, खैर छोड़ते हैं इस बात को, कहां पहुंच गए, वापस लौट के अपने मुद्दे पे आते हैं। तो वह है कि आपके जो कैनाइन है वो इस बात का प्रतीक है कि वो मांस को चीरने फाड़ने के लिए होते हैं, इंसियर कट लगाने, अब इंटरेस्ट इंसियर कट लगाने के लिए होते हैं, काटने के लिए होते हैं चीजों को। रैबिट के अंदर कैनाइन नहीं होते हैं, मतलब खरगोश जो है वो मांसाहारी हो ही नहीं सकता है, वो है ही नहीं, खाली जगह होती है कैनाइन की जगह पे, खाली। यानी इंसियर भगवान ने कहा जरूरत नहीं तेरे को, हटाते चल, कैनाइन हटा दिया, ईश्वर ने हटा दिया कैनाइन उसका, इंसियर प्रीमोलर मोलर, अरे कैनाइन कहां गया, खाली जगह, डाइस्टेमा, वो खाली जगह क्या कहलाती है, डाइस्टेमा कहते हैं उसको। ठीक, चलिए आप देखिए, जो हमारे प्राइमरी टीथ है, मिल्क टीथ है, और जो सेकेंडरी टीथ है, परमानेंट टीथ है, दोनों में अंतर किस टिश्यू, किस टीथ का अंतर है आपको बता दूं मैं। छोटे बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते हैं, जो मिल्क टीथ होता है उसमें प्रीमोलर नहीं होते हैं, उसमें वो होते हैं इंसिजर, कैनाइन और मोलर के, मतलब प्रीमोलर टीथ केवल एडल्ट में होता है, केवल ये एडल्ट में होता है, प्रीमोलर टीथ केवल एडल्ट में होता है और जीवन में एक ही बार आता है, बच्चों में आता ही नहीं है। प्रीमोलर डाइफायोडोंट नहीं है, वो 2 बार नहीं आता, वो एक ही बार आता है, जबकि मोलर, इंसियर और कैनाइन 2 बार आते हैं। ठीक है, सभी मोलर नहीं, थर्ड मोलर को छोड़ दीजिए भी आप, ठीक है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है, ये हमने। अब देखो, जब कभी भी आप जो है वो डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं, ध्यान से बात सुन के, डेंटल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपके ऊपर का
टीथ का सेट है, नीचे का टीथ का सेट है। तो ऊपर वाले आधे हिस्से को ये रिप्रेजेंट करता है और नीचे वाले आधे हिस्से को। मतलब कोई भी डेंटल, जैसे यहां पे इमेज में बनाया ना, तो ये एक्चुअली डेंटल फॉर्मूला ऊपर का वन जो हाफ पोर्शन है उसको, जब भी आप फॉर्मूला लिखोगे तो ऊपर के हाफ पोर्शन को, उसके बाद फिर नीचे के हाफ पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप देखिए, इसको लिखना हो, इंसिजर कितने हैं, 1 एंड 2 के, 2 इंसिजर हैं, हमने इसके से लिखा, हमने कहा 2 इंसिजर हो गए, ठीक है। फिर कैनाइन कितना है, केवल 1 कैनाइन है, 1 कैनाइन हो गया यहां पे। प्रीमोलर कितने हैं, 2 प्रीमोलर है, ठीक है। मोलर कितना है, 3 मोलर है, ठीक है। तो 2 1 2 3 ये क्या हो गया है, ICPM, इंसियर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इसको रिप्रेजेंट करता है। ये ऊपर का हो गया। नीचे वाला भी सेम होता है, 2 1 2 3, ये मनुष्य का डेंटल फॉर्मूला है, ह्यूमंस का ये डेंटल फॉर्मूला है। क्लियर, ठीक है ना। कुल कितने दांत होते हैं मनुष्य में, 32 आपको पता है मुझे, ठीक है। हम कैलकुलेट करें इसको, देखो 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर के आधे हिस्से में, तो ऊपर के दूसरे आधे हिस्से में 8 हो गए, नीचे के आधे हिस्से में 8 और नीचे के दूसरे आधे हिस्से में 8, 16 एंड 16 32 दांत हो गए आपके, ठीक है ना। द टीथ इज द हार्ड स्ट्रक्चर टू होल्ड प्रे, शिकार को पकड़ने के लिए। अब आप बोलोगे सर हम तो सब्जी खाते हैं, तो भैया ऐसा है, सब्जी, सीड, सब में जीवन होता है, ठीक है ना। जो आप फल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं ना, सब में जो है वो सेल से ही बने होते हैं। तो वो जब आपको बताऊं, ये जो सीड खाने वाली चिड़िया है, जो बीज खाने वाली चिड़िया है, और जो वर्म खाने वाली चिड़िया है, यदि इकोलॉजी के लेवल पे आप जाओगे, इकोलॉजी के लेवल पे जाओगे तो दोनों में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। हार्ड स्ट्रक्चर टू होल्ड प्रे, टू कट दी फूड, टू ग्राइंड दी फूड एंड टू क्रश दी फूड, ये सारा काम करता है, ठीक है। ह्यूमन टीथ डाइफायोडोंट, जीवन में 2 बार आते हैं, ठीक है। थिकोडोंट गम्स के अंदर होते हैं, मसूड़ों के अंदर होते हैं, धसे होते हैं मसूड़ों के अंदर। हेट्रोडोंट अलग अलग तरह के होते हैं, सारे टीथ एक जैसे। होमोडोंट मतलब सारे टीथ एक समान है, यहां तो इंसियर भी है, कैनाइन भी है, प्रीमोलर भी है और मोलर भी होता है, ठीक है। ह्यूमन टीथ डाइफायोडोंट मतलब है 2 सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग लाइफ, मिल्क टीथ या डेसिडस टीथ बोलते हैं इसको हम, दूसरा परमानेंट टीथ। थिकोडोंट टीथ एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन, गम्स में धसे होते हैं, जॉ बोन के अंदर धसे होते हैं ये, ठीक है। मसूड़ों से घिरे होते हैं, जॉ बोन में धसे होते हैं। हेट्रोडोंट जो है वो मोर देन 1 टाइप ऑफ टीथ, 4 तरह के टीथ जो है वो ह्यूमंस में होते हैं, इंसियर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है बेटा। नोट कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात बेटा है, नोट किया आपने। चलिए, तो इंसियर आई, कैनाइन सी, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है, ठीक। देखिए ना, सबके देखिए आप, सबका शेप अलग अलग, काम अलग अलग है इनका, ठीक है। इंसिजर देखा आपने, कैनाइन देखा आपने, प्रीमोलर और मोलर इज वेरी इंपॉर्टेंट टीथ, क्योंकि ये क्रश करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना, ठीक। देखिए ना, आप पहचानिए, बताइए, आपको बतलाने का है, 1 क्या है, 2 क्या है और 3 क्या है, ठीक है। आप बताइए, 1 2 3 पहचानिए टीथ के, यानी 1 को क्या बोलोगे, 2 को क्या बोलोगे, 3 को क्या बोलोगे, बताइए, ठीक है। फटाफट आंसर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चल, इंसिजर चीजल सेप्ट, फैले हुए से फावड़े के समान होते हैं, कटिंग के लिए होते हैं, काटने। कैनाइन लॉन्ग शार्प पॉइंटेड होते हैं, ये छेद करने के लिए, जान से मारने के लिए, मांस को तोड़ने के लिए होते हैं। ये हर्बीवोर में नहीं होते हैं, और इनमें हर्बीवोर में इसकी जगह पे खाली जगह होती है, इसे हम डायस्टेमा कहते हैं, रैबिट में होता है, ठीक है। ये कैनाइन का काम होता है, ठीक है। प्रीमोलर और मोलर जो होते हैं वो चीक टीथ कहलाते हैं, चौड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, फूड को क्रश करने के लिए होते हैं, ठीक है। ह्यूमंस में जिसको अक्ल दाढ़ बोलते हैं ना, वो 3rd मोलर होता है, वेस्टिजल है, कोई ज्यादा काम का होता नहीं, उठके जो ह्यूमंस में, क्योंकि वो उसकी जो लोकेशन जो यहां पर है ना, वहां पर वो क्रश करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, उठके, तो हम ऐसा मानते हैं कि वो एक तरह का वेस्टिजल पार्ट होता है। तो 3rd मोलर को हम अक्ल दाढ़ बोलते हैं, ठीक है। और अक्ल दाढ़ का अकल से कोई संबंध नहीं है, इतनी सी बात है कि आप बड़े हो गए हो, आपकी उम्र ज्यादा हो गई, इसलिए वो मोलर टीथ 3rd मोलर आ गया है, ठीक है। वो अक्ल आ गई इसका मतलब नहीं है, समझ गए, ठीक है। देखो, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन एंड इंसियर,
ठीक है ना। डेंटल फॉर्मूला ऊपर और नीचे के जो टीथ का सेट होता है उसका आधे हिस्से को वो रिप्रेजेंट करता है वो, ठीक है, क्लियर। जैसे ये एक डेंटल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करेगा और ये दूसरे डेंटल फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला शोज द अरेंजमेंट ऑफ टीथ, डेंटल फॉर्मूला दांतों के अरेंजमेंट को बतलाता है, ठीक है। तो देखिए क्या है, 2 इंसियर होते हैं ऊपर और नीचे, एक एक कैनाइन होता है ऊपर और नीचे, प्रीमोलर 2 होते हैं, एक ऊपर और नीचे, मोलर 3 होते हैं ऊपर और नीचे, ठीक है ना बेटा, याद रखना है इसको, भूलना नहीं। डेंटल फॉर्मूला, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन ऑर्डर ऑफ इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर। यानी लिखने का तरीका ये होता है इसका, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ऐसे ही डेंटल फॉर्मूले को लिखा जाता है बेटा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक। चलिए, तो कैसे लिखा डेंटल फॉर्मूला आपने, 2 1 2 3 ऑब्लिक 2 1 2 3, है ना, वन साइड अपर और वन साइड लोअर, दो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला वाला 2 क्या है, इंसिजर, दूसरे नंबर वाला डिजिट क्या है, कैनाइन, थर्ड वाला डिजिट क्या है, प्रीमोलर, और फोर्थ वाला डिजिट क्या है बेटा, मोलर को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एडल्ट डेंटल फॉर्मूला ये, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए बेटा, एडल्ट्स के अंदर जो है वो टोटल 32 दांत होते हैं, 2 1 2 3 ऑब्लिक 2 1 2 3 इज द डेंटल फॉर्मूला। बच्चों के अंदर प्रीमोलर नहीं होते तो वहां पे 0 आ जाएगा, और बच्चों में थर्ड मोलर नहीं होता है तो 3 की बजाय 2 आ जाएगा। तो चिल्ड्रंस का जो एग्जैक्ट बिल्कुल सही डेंटल फॉर्मूला है वो है 2102, 2102। 0 क्यों, प्रीमोलर नहीं है, ठीक है। अब चूंकि प्रीमोलर होता नहीं है तो कई बार फॉर्मूला को शॉर्ट में हम 212 ऑब्लिक 212 भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों में होता ही नहीं प्रीमोलर, पता है हमको, पर बिल्कुल टेक्निकली करेक्ट क्या है, 2102। पहला दांत, बच्चों में पहला दांत जो है वो 6 महीने की उम्र में आता है, ठीक है। फर्स्ट टीथ इरप्टेड इन 6th मंथ ऑफ लाइफ। कई लोग बच्चों में जन्म से भी दांत होते हैं, कई बच्चों में जन्म से भी दांत हो सकते हैं, वो एक्सेप्शन केस के, पर कहते हैं कबीरदास जी के जन्म के समय ही पूरे दांत थे उनके। अब कितना सच्चा नहीं मालूम, पर ऐसा था। मैंने देखा है कई बच्चों के जो है वो बाई बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ भी एक आध 2 3 दांत हो सकते हैं, ठीक है। पर इन जनरल पहला दांत जो है वो 6 महीने की उम्र में आता है, ठीक है। मिल्क टीथ डेंटेशन में, डेसिडस डेंटेशन में बच्चों के दांतों में प्रीमोलर नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब जितने भी प्रीमोलर हैं वो कितने टोटल, 2123 इज द फॉर्मूला ऑफ एडल्ट, ठीक है। बच्चों का फॉर्मूला 2102, 2102। मतलब ये है कि प्रीमोलर 2 अपर हाफ में, 2 बाजू में 4 हो गए, 8 दांत ऐसे हैं ये प्रीमोलर जो जीवन में एक ही बार आते हैं। थर्ड मोलर जीवन में एक ही बार आता है, तो मतलब 32 में से 12 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में एक ही बार आते हैं, 20 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में 2 बार आते हैं। मतलब एक बार गिरते हैं, आप जन्म के बाद आए और वो गिर गए तो अगली बार फिर आए, तो 2 बार दांत आने वाले 20 हैं, पूरे 32 दांत दोबारा नहीं आते हैं, 20 दांत ही दोबारा आते हैं, ठीक है ना। 8 प्रीमोलर और 4 मोलर कम्स ओनली वंस इन लाइफ के, ये जीवन में केवल एक ही बार आते हैं के, और इसीलिए इनको हम मोनोफायोडोंट टीथ कह सकते हैं। मतलब 32 में से 20 दांत सच्चे अर्थों में डाइफायोडोंट हैं और 12 दांत जो है वो मोनोफायोडोंट है, ठीक है ना। तो टेम्पररी टीथ इन मैन 2102, बच्चों का बात कर रहे हैं हम, और 20 साल की उम्र में क्या है। अब आपसे देखिए कितना चतुर है एग्जामिनर, उसने बोल दिया 20 साल की उम्र के बच्चे का डेंटिशन बताइए, तो आपको याद रखना है बेटा कि 30 साल के पहले बहुत कम लोग हैं, रेयरली 30 साल के पहले थर्ड मोलर आता है, तभी तो अक्लदार बोलते हैं। 30 साल में आदमी को अक्ल नहीं आई तो कभी जिंदगी में नहीं आएगा। कहावत तो ये कि 20 के पहले अक्ल नहीं आई तो कभी नहीं आएगी, 30 के पहले धन नहीं आया तो बड़ा मुश्किल धन आना, ऐसा लोग कहते हैं। मतलब आप, मेरा क्या यकीन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक कहावत ऐसी, मेरे बड़े मामा जी सुनाया करते थे इस कहावत को, और इस कहावत का मेरे ऊपर बड़ा गहरा असर पड़ा, ठीक है। वो बोलते थे 20 धन 30 बुद्धि, 20 बुद्धि 30 धन, ये लिखा हुआ है पहले के कहीं श्लोक में, कहीं पे बताया करते थे। तो भैया अपन ने कोशिश किया कि 20 के पहले सिलेक्ट होकर मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएं और 30 के पहले अपना काम शुरू कर दें, ठीक है। बहुत जरूरी चीज़ थी वो, क्योंकि मामा जी बोले थे, है ना। मामा जी आप में से जिन्होंने नहीं जानते, मतलब मेरे बहुत ही क्लोज थे मेरे बड़े मामा जी, अभी हाल ही में खत्म हुए कोरोना से वो, तो खैर छोड़ते हैं इस बात को। अभी मैं आपसे कहा कि 20 साल की उम्र के बच्चे का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, तो भैया थर्ड मोलर हटा देना, 2122 2122 होगा ये, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब
टीथ में क्या क्या होता है? टीथ में बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, वो होता है एनिमल। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे मजबूत कोई हिस्सा है ना, सबसे टफ कवरिंग मजबूत है, वो होता है दांत का एनिमल होता है, ठीक है। और एनिमल डेंटाइन को कवर करता है, ठीक है। डेंटाइन के नीचे क्या होता है? पल्प। और ये दांत पूरा गम मसूड़े के अंदर होता है, ठीक है। टीथ का अंदरूनी हिस्सा लिविंग होता है, जीवित हिस्सा होता है, ठीक है। फिर इस पल्प के अंदर ब्लड सप्लाई होती है, नर्व की सप्लाई होती है इसके अंदर, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जब कभी कैविटी होती है ना, तो इस एनिमल के अंदर छेद हो जाता है, यहां पे छेद जाता है, ठीक है। और बैक्टीरियल ग्रोथ जो है, वो इन्फेक्शन जो है वो अंदर तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि हम इसको जो है रूट कैनाल कर रहे हैं, तो इसको पूरा कैनाल को साफ करते हैं, इसको प्लग करते हैं, पैक करते हैं इसको, ताकि कि जो है अंदर का जो है वो हिस्सा डैमेज ना हो। यदि अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है जमकर, तो फिर दांत को निकाल के बाहर फेंकना पड़ता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसमें पल्प दिखाई पड़ रहा है, सीमेंटम लेयर दिखाई पड़ रही है आपको इसमें, ठीक है ना। तो देखो दांत के स्ट्रक्चर को देखेंगे टीथ में, तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है क्राउन, जो गम से ऊपर जो उभरा हिस्सा दिखाई पड़ता है वो क्राउन है इसका। और जहां पे क्राउन और जबड़ा मिल रहा है यहां पे, वो नेक गम लाइन, जो मसूड़े वाली लाइन होती है उसे हम गम नेक बोलते हैं। और अंदर वाले हिस्से को जॉ के अंदर धसा होता है उसे हम रूट बोलते हैं, ठीक है। तो टीथ के 3 हिस्से होते हैं बेटा, क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन वाला हिस्सा ऊपर उभरा हिस्सा होता है, जहां पे जबड़ा शुरू होता है, जॉ शुरू, मतलब जहां पे आपके गम मसूड़ा शुरू होता है, वो हिस्सा नेक हो गया, और अंदर धसा हुआ इसका कहलाता है रूट कहलाता है, ठीक है। देखिए है ना, ये क्राउन है, क्राउन ऊपर का हिस्सा क्राउन है, ये आपको ऊपर का हिस्सा, इसमें क्राउन दिखाई पड़ रहा है, ये क्राउन है आपका। एनिमल है, उसके अंदर डेंटिन है, डेंटिन अंदर डेंटल ट्यूब्यूल और पल्प कैविटी में ब्लड वेसल और नर्व होती है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर ये नेक वाला हिस्सा है, जहां पर कि जो है वो गम शुरू हो रहा है, मसूड़ा शुरू हो रहा है, और फिर बाकी रूट वाला हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। ठीक, देखिए टीथ का क्राउन जो होता है कवर्ड बाय एनिमल, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी होता है। बड़ा कॉमन एमसीक्यू है एग्जाम करके, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे जो है वो हार्ड सब्सटेंस क्या होता है बेटा? वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है आपका एनिमल होता है, और जो कि जो है क्राउन को कवर करता है। डेंटिन प्रेजेंट बिलो द एनिमल के ठीक नीचे डेंटिन होता है। डेंटिन को सिक्रेट करने वाली जो सेल्स होती है उन्हें बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल बोलते हैं, कि जो डेंटिन को सिक्रेट करती है। डेंटिन एक रीजनरेबल लिविंग टिश्यू होता है, और ये दांत के बड़े हिस्से को बनाता है, और डेंटिन दांत के बड़े हिस्से को बनाता है, और ये रीजनरेट कर सकता है, और ये जो है वो एक लिविंग टिश्यू होता है, यानी ये डैमेज होने पर इसको बॉडी फिर से बना लेती है, ठीक है। और ये ओडोंटोब्लास्ट सेल से जो है वो बनता है, सीक्रेट होता है। इनसाइड डेंटिन के अंदर पल्प कैविटी होती है, जहां पर कि जो है जेली लाइक मटेरियल भरा होता है, उसमें नर्व होती है और ब्लड वेसल होती है, ठीक है, याद रखना। अब ये इतना डिटेल में जो है एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन आप एमसीक्यू उठा के देखेंगे तो टीथ के ऊपर भी क्वेश्चन बेटा पहले आए हुए एग्जाम में, ठीक है। तो हमें, मैंने कहा ना प्रीवियस एग्जाम में कुछ पूछा गया, वो सब कवर होना चाहिए बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो बात की दांत की हमने के। अब देखो ऐसा है, बता दूं आपको मैं कि जो है दांत के टीथ जो ओरल हेल्थ है ना, ओरल हाइजीन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आपको मेरी यहाँ पे जो मेरे बच्चों की डेंटिस्ट हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर है, तो मैं कहता हूँ मुंबई की बेस्ट डॉक्टर है डॉक्टर सुमा मोदी मैडम का मैं नाम ले रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, और वो मुंबई के अंदर छोटे बच्चों के ना, जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनकी वो स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट हैं। लोग कहते हैं डेंटल में स्कोप है कि नहीं है। अब डेंटल में स्कोप है कि नहीं है, मैं बता दूं कि दुनिया में किसी डिग्री का, चाहे वो पीएचडी हो, चाहे एमएससी हो, चाहे बीएससी हो, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे एमडी हो, चाहे बीडीएस हो, चाहे एमडीएस हो, चाहे एमसीएच हो, किसी डिग्री का कोई भविष्य नहीं है। भविष्य सिर्फ उस व्यक्ति का है जिसके पास वो डिग्री है। कैसे? डिग्रियां तो केवल एक प्रकार समझ लीजिए कि आपके पास में तोप है, आपके पास में बंदूक है, तमाम तरह के वेपन्स हैं, पर चलाना कुछ आता नहीं अपने को, तो किस काम के वो? तो ऐसा है कि युद्ध में हथियार नहीं जीतते हैं, युद्ध में हथियार नहीं जीतते हैं, योद्धा जीतता है। डिग्रियां नहीं जीतती हैं, इंसान जीतता है, ठीक है। लाइफ में कभी भी डिग्री इकट्ठे करने वाले किताबी कीड़े मत बनिएगा, जीवन में बनिएगा यूजफुल। वो 3 इडियट मूवी ना देखिए तो दोबारा देखना उसको कभी, ठीक है। मत पढ़िए इस फेयर में, कौन सी डिग्री बड़ी, कौन सी, इस फेयर में पढ़िएगी। जो कर रहे हैं वो बेस्ट करेंगे हम। डेंटिस्ट, सी इज वन ऑफ द बेस्ट डेंटिस्ट इन मुंबई,
डॉक्टर सुमा मोदी, वो बतलाती हैं कि ब्रश करने का बेस्ट तरीका लोग सुबह उठने के साथ ब्रश करते हैं। वो कहती है ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रश करना चाहिए। बड़ा सुनने में ऑकवर्ड लगता है। सुबह उठिए, आप गार्गल कर लीजिए, उसके बाद आप जो है ब्रेकफास्ट कीजिए। आप ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद आप ब्रश कीजिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट का आप लंच करेंगे 4-5-6 घंटे का वक्त होगा, तो दांतों में जो फूड, जब क्योंकि आपने ब्रेकफास्ट के बाद कभी ब्रश नहीं किया, आपने उठते साथ सुबह ब्रश किया आपने। और वो कहती है कि ब्रश करने के बाद में आप ब्रश करते हैं तो ब्रश करने के बाद में जो फ्लोराइड, जो भी आपके ब्रश जो है वो टूथपेस्ट यूज करते हैं, तो उस टूथपेस्ट में तमाम तरीके की, कोई कहता है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, पहुंच गए कहीं, वो टीवी में आता कहीं भी, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? अरे भाई, फिर थोड़ा देर आता है, क्या आपके टूथपेस्ट में मिंट है, क्या आपके टूथपेस्ट में हल्दी है? सीधा बोल दो ना, चटनी है कि नहीं है? आपके टूथपेस्ट में चटनी है कि नहीं है? चटनी से ही ब्रश कर लेते हैं भाई। जब हम अलग अलग हल्दी, नमक, ठीक है, अश्वगंधा सब अलग अलग लेकर कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं ना, चटनी बना लेते हैं, चटनी से ही ब्रश कर लेते हैं, फिर जरूरत ही नहीं है टूथपेस्ट की। हद करते हैं टीवी वाले, विज्ञापन वाले, क्या आपके टूथपेस्ट में ये नमक है? अरे क्या बात करते हो यार। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रश करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप ब्रश कीजिए, ब्रेकफास्ट के बाद कीजिए, ऐसा डेंटिस्ट कहते हैं, ठीक है। सो के उठने के बाद गार्गल कीजिए, और ऐसा टूथपेस्ट यूज कीजिए जो टूथपेस्ट जो है जिसमें तमाम तरह के कुछ हार्ड केमिकल्स के अंदर ना हो, ठीक है। सिंपल सॉफ्ट टूथपेस्ट इस्तेमाल कीजिए। और जिनको दांतों की सेंसिटिविटी होती है, जिनको टीथ में सेंसिटिविटी होती है, दांतों में ठंडा गर्म खाने में ज्यादा लगता है, तो उनको जो है वो एक टूथपेस्ट आता है थर्मोसील RA। ये टूथपेस्ट उनको लगाने के बाद ब्रश से लगाइए, इसको हल्के हल्के सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल कीजिए। लगाने के बाद 1 मिनट 2 मिनट रुकिए, निगलिए मत इसको, 1-2 मिनट रुकिए, फिर खुला कर लीजिए। उससे जो दांतों का जो सेंसिटिव हिस्सा, जो एनामल घिस गया था, जो एनामल जो है सेंसिटिव हो गया था, वो कवर हो जाता है, उससे थोड़े समय बाद दोबारा बन जाता है वो, और उससे सेंसिटिविटी कम हो जाती है, ठीक है। ये तरीके सब है ना। मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि पढ़ाते पढ़ाते कुछ कुछ मेडिकल एडवाइस भी आपको बताऊंगा मैं, लेकिन कोई भी मेडिकल एडवाइस को फॉलो करने के पहले अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, ठीक है। डिस्क्लेमर, ठीक है। अब बात करते हैं हम फेरिंग्स के ऊपर के। तो फेरिंग्स, मैंने कहा था कि फेरिंग्स तो चौराहा है। अब चौराहे में तो अलग अलग रास्ते निकलते हैं भाई, ठीक है। तो जो फेरिंग्स है उसके हिस्से देखें हम, तो एक हिस्सा उसका जो आपके नोज से जुड़ा हुआ है, नोज वाले हिस्से से, उसका पिछला हिस्सा वो है नेजोफेरिंग्स, जो फूड को निगलने में हेल्प कर रहा होता है, जहां से फूड अंदर जा रहा होता है वो ओरोफेरिंग्स के, और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के पास में है, जो ट्रैकिया के पास में, वो है आपका लैरिंगोफेरिंग्स के। तो फेरिंग्स के तीनों हिस्से ध्यान से देख लीजिए, आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ताकि पता चले आपको, ठीक। फेरिंग्स में नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक है। तो फेरिंग्स जो माउथ है, माउथ का पिछला हिस्सा जो है यहां खुलता है, वो है बेसिकली फनल के समान आपको फेरिंग्स दिखाई पड़ता है। फेरिंग्स कितना लंबा? इट इज ए 12 सेंटीमीटर लॉन्ग वर्टिकल कैनाल बियॉन्ड द सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट के पीछे 12 सेंटीमीटर लंबी वर्टिकल कैनाल होती है, सीधी खड़ी कैनाल होती है, ठीक है। फेरिंग्स क्या होता है बेटा? सॉफ्ट पैलेट से पीछे एक वर्टिकल कैनाल है, 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, ये फेरिंग्स है, और इसके 3 हिस्से होते हैं, और ये वो चौराहा है यहां पर कि फूड और एयर क्रॉस करते हैं, ठीक है। 3 हिस्से होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स 3 हिस्से यहां पर होते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, आपके एक इमेजेस को बड़े ध्यान से देखा कीजिए बेटा। नेजोफेरिंग्स देखिए आप, ये एयर वाला हिस्सा है, इसका संबंध फूड से बिल्कुल नहीं है। ये ओरोफेरिंग्स फूड वाला हिस्सा है, जो ईसोफेगस में जाएगा फूड यहां से, ठीक है। और लैरिंगोफेरिंग्स जो है वो ट्रैकिया के ठीक ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है। देखिए ना, इमेजेस को बड़े ध्यान से देखिए बेटा, ठीक है ना। आप क्या देख रहे हैं बेटा? आपको दिखाई, आपको बता दूं मैं, जैसे आप जो है वो फूड को निगलते हैं ना, तो आपका जो यूबुला होता है ना, वो ऊपर तरफ की मूव करता है, उठ के। तो कहते हैं कि पार्शियली इट कवर्स द यूस्टेशन ट्यूब आल्सो, ठीक है, ठीक। तो हमने कहा आपसे कि ये सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट दिखाई पड़ रहा है आपको। ये देखिए नेजोफेरिंग्स वाला हिस्सा, ठीक है। ओरोफेरिंग्स वाला हिस्सा, ये आपका
ओरोफेरिंक्स वाला हिस्सा, और ये हो गया आपका लैरिंगोफेरिंक्स वाला हिस्सा, ये हो गया आपका, ठीक है ना, क्लियर। नेजोफेरिंक्स, फेरिंक्स का अपर पार्ट होता है, ठीक है, जो ये है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, और अंदर से जो खुल रहा होता है वो होता है इंटरनल, अंदर जो छेद खुलते हैं वो है इंटरनल नेयर्स के, तो इंटरनल नेयर्स इसके रूट में होता है के। ये ओवल ओपनिंग होती है, इसमें हैज ओवल ओपनिंग ऑफ यूस्टेशन ट्यूब, इसमें यूस्टेशन ट्यूब की ओपनिंग भी यही खुलती है, एंड नेजोफेरिंक्स वाले हिस्से में यूस्टेशन ट्यूब की ओपनिंग खुलती है। यूस्टेशन ट्यूब जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ये आपके ईयर के प्रेशर को अंदर से ईयर के प्रेशर को बनाए रखने में रोल प्ले करता है, कि मिडिल ईयर के अंदर जो प्रेशर उसको बनाए रखने में ये रोल प्ले करता है, ठीक है ना। जुकाम होने पर कई बार फ्लाइट में जाने की परमिशन नहीं होती है, उसमें कान तेज दुखता है क्योंकि जो है आपका यूस्टेशन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो चुका होता है, ठीक है, तो प्रेशर मेंटेन करने में दिक्कत होती है। हैज फेरेंजियल टॉन्सिल एट बैक, है जो नासोफेरिंक्स है उसके पिछले हिस्से में फेरेंजियल टॉन्सिल देखने मिलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं जो एडिनॉइड, बेसिकली एडिनॉइड लिम्फॉइड टिश्यू कहलाते हैं, एडिनॉइड लिम्फॉइड टिश्यू कहलाते हैं, ठीक है, इन्हें हम एडिनॉइड लिम्फॉइड टिश्यू कहते हैं। फेरेंजियल टॉन्सिल होते हैं जो बैक में हमको देखने मिलते हैं। फिर देखिए नेजोफेरिंक्स इज नॉट द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि इसका संबंध ही नहीं फूड से, ठीक, नेजोफेरिंक्स। फिर ओरोफेरिंक्स, ये ओरल कैविटी के पिछले हिस्से में होता है, एंड इट इज द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि ये ईसोफेगस से कनेक्ट करने में रोल प्ले करता है। एंड लैरिंगोफेरिंक्स जो है वो ओरोफेरिंक्स के नीचे होता है, और ये एक प्रकार से हम कहते हैं ईसोफेगस और ट्रेका के बीच में यहां पर जो है वो एक प्रकार से जो यहां से एक ओरोफेरिंक्स जो है ईसोफेगस को निकल जाता है, वहां पे कनेक्ट करता है, और लैरिंगोफेरिंक्स ट्रेका के पास में कनेक्ट करता है। ओरोफेरिंक्स के नीचे बिलो नीचे होता है और कनेक्टेड टू दी ईसोफेगस, ईसोफेगस के पास वाले हिस्से में होता है, और इसी को जो है वो एपिग्लॉटिस कवर करती है, ठीक है। ओरोफेरिंक्स मिडिल पार्ट होता है, इसमें पैलेटाइल टॉन्सिल देखने मिलते हैं हमको, ठीक है, देखिए आप फेरेंजियल टॉन्सिल नेजोफेरिंक्स के अंदर है, पैलेटाइल टॉन्सिल आपके ओरोफेरिंक्स में होते हैं, और लिंगुअल टॉन्सिल टंग में होते हैं नीचे। तो टॉन्सिल्स याद रखना है बेटा, ये काम आएंगे कि टॉन्सिल्स, ठीक है ना, टॉन्सिल केवल अकेला एक टॉन्सिल है ना, आप जो टॉन्सिल देखते हो केवल एक टॉन्सिल है, टॉन्सिल जो है वो कई तरह के होते हैं बेटा, ठीक है ना। देखिए अब लैरिंगोफेरिंक्स लोअर पार्ट होता है, ये ईसोफेगस को लीड करता है बेटा लैरिंगोफेरिंक्स के, और ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ द लैरिंक्स की ओपनिंग ग्लॉटिस होती है। एपिग्लॉटिस इज द लीफ लाइक कार्टिलेज फ्लैप दैट कवर द ग्लॉटिस टू प्रिवेंट द इंटरव्यू, यानी लैरिंगोफेरिंक्स क्या होता है, ईसोफेगस यानी जो निचला हिस्सा आया यहां पर एपिग्लॉटिस है, और इसी का एक हिस्सा जो है वो क्या करता है, इसी का जो एक हिस्सा है वो क्या करता है, वो हिस्सा ईसोफेगस में जाता है और एक हिस्सा इसका जाता है ट्रेकिया में, तो ट्रेकिया को कवर करने का वाला जो एपिग्लॉटिस है वो यहां पे हमको देखने मिलता है। तो एपिग्लॉटिस क्या होता है, कार्टिलेज से बना हुआ एक फ्लैप होता है, जब आप निगलते हैं फूड को तो ये ग्लॉटिस को कवर, ग्लॉटिस जो ओपनिंग है ट्रेकिया की उसको वो कवर कर लेता है, ठीक है, ताकि फूड की एंट्री वहां पर ना हो जाए, ठीक है। देखिए ध्यान से देखना, एनिमेशन ध्यान देखिए आप कैसे फूड अंदर एंटर करके, तो ये जो आप देख रहे हैं जो मुड़ रहा है, मुड़ के कवर कर रहा है, देखो ये जो हिस्सा है बेटा ये तो ट्रेकिया, ये तो ट्रेकिया हो गया आपका, ये ट्रेकिया हो गया, ठीक है, ये ग्लॉटिस वाला हिस्सा हो गया, ठीक है ना। और फिर देखो ये कवर, जो कवर नहीं, ये जो फ्लैप है ना ये कवर कर रहा है, ये फ्लैप क्या है, ये हो गया आपका एपिग्लॉटिस, ठीक है ना। और जिस यहां से फूड निकल के पहुंच रहा वो हिस्सा लैरिंगोफेरिंक्स वाला, वो है लैरिंगोफेरिंक्स वाला हिस्सा है, ठीक है। देखिए ईसोफेगस में डाल दिया फूड को, तो ये जो हिस्सा देख रहे हो आप ये है लैरिंगो, एक्चुअली दिस इज दी लैरिंगोफेरिंक्स, ठीक है ना, ठीक है, देख रहे हैं आप। तो ऐसे जब आप फूड निकलते हो तो ऐसे एपिग्लॉटिस जो है इसको ग्लॉटिस को कवर कर लेता है, ठीक है। देखिए ध्यान से एनिमेशन ध्यान देखिए आपने, ये कवर किया ना उसने, क्या बात है ना, ठीक है। एनिमेशन में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि फूड कैसे पहुंचा, आप देखो ये है ना, देखिए है ना, निकला इसको हमने कवर किया इसने, इसको देखो है ना, ट्रेकिया में रोका उसने ईसोफेगस, तो ये जो पिछला हिस्सा है वो क्या है, वो ईसोफेगस का ठीक ऊपर वाला हिस्सा क्या है, वो है लैरिंगोफेरिंक्स है, ठीक है। फंक्शन ऑफ फेरिंक्स सर्व्स एज ए पैसेज वे फॉर फ्रॉम द फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू द ईसोफेगस एंड इट्स वॉल, जो एक्चुअली फेरिंक्स होता है उसका काम क्या होता है, एक प्रकार से रास्ता होता है ये फूड को ओरल कैविटी से ईसोफेगस तक भेजने के लिए। इन इट्स वॉल वॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट टू हेल्प सोलोइंग, इसकी वॉल में वॉलेंट्री मसल होती है जो निगलने में हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये निगलने को क्या बोलते हैं, निगलना कहलाता है डिग्लूटेशन, क्या जो फूड को निगलना होता है उसके लिए हम
डीग्लूटिजेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं आपके, ठीक ठीक। फेरिंग्स, चूंकि वो नेजोफेरिंग वाला हिस्सा एयर को अंदर ले जाने में हेल्प करता है, तो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। जो लैरिंगोफेरिंग्स वाला हिस्सा होता है बेटा, और जो नेजोफेरिंग्स वाला हिस्सा होता है, ये आपके वोकल रिवर्स, हम बोलते हैं ना, तो जो हमारा वाइब्रेशन है साउंड, उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ म्यूकस बाय म्यूकस मेम्ब्रेन टू लुब्रिकेट द फेरिंग्स, फेरिंग्स की जो वॉल होती है वहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन जो सिक्रीशन करती है इसको लुब्रिकेट करने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली नोज, ओरल कैविटी, मिडिल ईयर के ड्रेनेज के रूप में भी काम करता है, एंड मिडिल ईयर से स्टिशन ट्यूब यहां पर खुलता है, ओरल कैविटी और नोज जो है वहां पर उसको एक तरीके से यहाँ पर ड्रेनेज को वो प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, क्लियर। अब बात करते हैं कि क्या होता है वॉल्डेयर्स रिंग। मैंने बताया आपको कि बेटा टॉन्सिल देखो, आपके नीचे लिंगुअल टॉन्सिल, पैलेटाइल टॉन्सिल हो गया आपके के, और फ्रेंजल टॉन्सिल हम देखा तो टॉन्सिल का पूरा लेयर बना हुआ, एक पूरा सर्कल बना हुआ के। द लिम्फॉइड टिश्यू ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स के लिम्फॉइड टिश्यू और लिम्फॉइड टिश्यू ऑफ ओरल कैविटी, ये एक रिंग के लाइक मैनर में अरेंज होते हैं, और उस रिंग को बोलते हैं वॉल्डर रिंग कहते हैं, इंपॉर्टेंट है के। और ये सभी जो यहां पर लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं, ये इम्यूनोग्लोबिन ए को भी प्रोड्यूस करते हैं, ये इम्यूनोग्लोबिन ए को प्रोड्यूस करते हैं, और जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में रोल प्ले करता है, ठीक है ना, ठीक। देखिए ऊपर ये एडेनॉइड टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल, पैलेटाइल टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल, जिनको हम बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। तो हमें जो टॉन्सिल परेशान करते हैं, निगलने में दिक्कत देते हैं, वो होते हैं पैलेटाइल टॉन्सिल, ये होते हैं, ये फूल जाते हैं, सूज जाते हैं, बार बार हो रहा है तो वो क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस है, ठीक है, बार बार होगा तो वो क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस होता है, ठीक है। और किसी को मान लो कुछ समय के लिए हुआ तो वो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है। कोई भी 6 वीक से अधिक कोई चीज हो रही है तो वो क्रॉनिक हो सकती है, ठीक है। देखिए फेरेंजियल टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल, पैलेटाइल टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल, तो ये पूरा का पूरा कहलाता है, ये वॉल्डेयर रिंग कहते हैं इसको बेटा, क्या बोलते हैं इसके लिए हम जो है वॉल्डेयर रिंग टर्म का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्लियर। देखिए वॉल्डेयर रिंग ये एक इंटरप्टेड सर्कल ऑफ प्रोटेक्टिव लिम्फॉइड टिश्यू होता है, रेस्पिरेटरी और एलिमेंट्री ट्रैक के एंड में, अपर एंड में होता है ये, ठीक है। ऊपर वाला अपर मिड लाइन इन नेजोफेरिंग्स में फेरेंजियल टॉन्सिल होता है, जिसे एडेनॉइड टॉन्सिल भी कहते हैं हम, ठीक है ना। और ऑडिटरी ट्यूब यहां खुलती है, जहां पे ऑडिटरी स्टेशन ट्यूब खुलती है, उसके पास में ट्यूबल टॉन्सिल होता है। फिर आप देख रहे हैं कि जो हमारे ओरोफेरिंक्स के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दिखाई पड़ता है, वो हमारा पैलेटाइल टॉन्सिल होता है, और जीभ के पिछले हिस्से में जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं लिंगुअल टॉन्सिल होते हैं। तो ये बनाते हैं वॉल्डेयर रिंग को, ये बनाते हैं, ठीक है। चलिए लेक्चर लंबा है, पर मैंने कहा ना बेटा कि अभी लेक्चर, फिजियोलॉजी के लेक्चर थोड़े लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, क्योंकि समझाने के लिए हमें बहुत सारी चीजें आपको बतानी पड़ती है बेटा। तो जल्दबाजी में करेंगे तो निपटा लेंगे और निपट जाएंगे, ऐसा नहीं करना, सब्र से पढ़ना है, बगैर घबराए पढ़ना है। खूब वक्त हमारे पास, अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। कोर्स को मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, यकीन रखिए मेरा आप, लेकिन मुझे पढ़ाने दीजिए बेटा, ठीक है ना, तब तो मजा आएगा ना पढ़ने में। जो पहले कभी नहीं हुआ ना, वो अब होगा। जो आपको एवरेज या औसत समझते थे ना, वो भी चौकन्ना हो जाएंगे कि आप फोड़ने आ गए, अब उतर गए मैदान में आप, और फोड़ कर आ पाएंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते बेटा, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.